पूरा पूरा सिलेबस? नहीं नहीं, ऐड जो होने वाला होगा ना, जो फुल सिलेबस टेस्ट होगा आपका, वो होगा जब एक बार हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारे कौन सा चैप्टर खत्म हो जाएगा, गुड मॉर्निंग रितु जी, एंड उसके बाद इसी वीक में ही आपका एक और चैप्टर भी खत्म हो जाएंगे, 6 चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे। और फिर मतलब 4 उसमें वीक्स में हमारा जो है एंटायर सिलेबस खत्म होने वाला है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रितु जी, आप कैसे हैं? और उसके बाद हम लोग जो है ना ये वाला स्टार्ट करेंगे काम, जो फुल सिलेबस टेस्ट होता है ना आपका। अभी वैसा ही हो जाएगा कि फिर बहुत ज्यादा हौच-पौच से हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, आपका मैं बिंदास, बिल्कुल ठीक है, वैसे ही रहना चाहिए। पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 42 दिया था एंड 49, इफ आई रिमेम्बर दैट करेक्टली, है ना। 2 क्वेश्चन ही दिए थे मैंने आपको, ज्यादा नहीं दिए थे। स्क्रीन आ गई आपके इसमें? यस मैम। ओके, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। चलिए, ये रहा, ठीक है। वही आज फिर से एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अभी मेरा फोन जो है ना वो लॉग इन नहीं कर पा रहा है। उसके बाद हम जब लॉग इन होगा तो मैं लेट यू नो, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए थे, तो अब तो इसको हटा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 मैंने दिया था आपको होमवर्क में, बताएं जी क्या है इसका आंसर 42 का। 42 का आंसर क्या निकला था आपका और कैसे? क्वेश्चन वाज, जस्ट वन सेकेंड, हाँ जी, क्वेश्चन क्या था हमारा कि TTR रिप्रेजेंट्स हेट्रोजाइगस, ये तो हमको दिख ही रहा है, टॉल एंड हेट्रोजाइगस पिंक। इसका मतलब है जो टॉल कैरेक्टर है दैट इज डोमिनेंट, है ना, और हमारा जो आर छोटा वाला बड़ा वाला कैरेक्टर है दैट इज फॉर पिंक। ये डिनोट कर रहा है ये। साथ में ये इनके रेसेसिव वाले भी पार्ट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है, इफ दिस प्लांट इज सेल्फ क्रॉस्ड, अगर हमने इसको क्या कराया है, सेल्फ क्रॉस कराया है, यही मतलब होता है सेल्फ क्रॉस का। आवाज सब ठीक है ना? यस मैम। चलो, तो इसके कौन से जो होंगे क्रॉस बनेंगे इफ दिस प्लांट इज सेल्फ क्रॉस्ड। ये टी डोमिनेंट है, रेसेसिव है, ये आपको पता है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, कोई बताएगा पहले मुझे इसका आंसर? मैं सॉल्यूशन तो देख करवा ही रही हूँ, कोई भी बच्चा क्लास का जो इसका सॉल्यूशन बताएगा, बोलो बोलो। मैम हाँ जी, मैम इसको 50% प्लांट्स टॉल होगा ना, क्योंकि मैम रेड वाइट की तो बात ही नहीं हुई है यहाँ पे। मैं हम बाद अभी ही आ रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं उस वाले पॉइंट पे भी आ रहे हैं। ऑप्शन किसी ने, तुम लोगों में से किसी ने सॉल्व नहीं किया था? बड़े गंदे बच्चे हो यार, इतना छोटा सा होमवर्क दिया था मैंने। जस्ट वन सेकंड, एक तो मेरा ये स्क्रीन कभी कभी चला जाता है, जस्ट वन सेकंड। किसी ने भी सॉल्व नहीं किया था? अरे यार क्या करना सॉल्व करके, फालतू सा क्वेश्चन है, मैम तो करवा ही देंगी, है ना। बहुत ही गंदे बच्चे हो उसका मतलब है तुम लोग। चलो, नहीं किया था तो कोई बात नहीं, मैं तो करवा ही रही हूँ आपको। क्या है इसकी कहानी कि अब हम इसका क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे पेडिग्री। देखो जी कैसे करते हैं हम, पहले फटाफट इसको बना लेते हैं, उसके बाद आप मुझे इसका आंसर खुद ही बताएंगे। ऑलराइट जी, तुम लोग को ये निकालना आता है ना? यस मैम। तो फिर काहे नहीं करके लाए भाई? मैम करा था मैंने, पता नहीं कौन सी नोटबुक में कर दिया, मेरे को करना पड़ रहा है, बच्चे मैं ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही मेरी, मैंने किया था। चलो कोई नहीं, देखो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमारा कौन सा बनेगा। अगर आपको जैसे प्रॉब्लम होती है ना तो पहले से ही आप उसके गैमीट्स बना लो, बट अब तुम लोग ना 12th पास हो चुके हो, तो मेरे हिसाब से इतना क्या बोलते हैं आपको, छोटे बच्चों वाले लेवल पे नहीं जाना होगा कि पहले गैमीट्स बनाओगे। तो पहले आपको पता है कि पहले कौन से गैमीट बनेंगे हमारे, TR और कैपिटल T, ठीक है। दोनों दोनों कैपिटल होंगे, कैपिटल टी आर, और यहाँ पे भी सेम ही रहता है ना, इतना पता है। यहाँ पे भी सेम ही रहता है। यहाँ पे अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल T किसके साथ, स्मॉल r के साथ, ठीक है मैम, कैपिटल T स्मॉल r के साथ, कैपिटल T स्मॉल r के साथ, खत्म। अब तीसरा कॉम्बिनेशन हमारा कौन सा बनेगा जी, बताओ, बोलो बोलो। कैपिटल टी के साथ। क्या बनेगा? नहीं, एक सेकंड, स्मॉल टी कैपिटल आर। हाँ बेटा, स्मॉल t कैपिटल R के साथ, और लास्ट
लास्ट कॉम्बिनेशन, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। अच्छा सच सच बताना प्लीज, कोई भी शर्म की बात नहीं, देखो मैं भी तुम लोग को बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ और तुम भी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हो ज्यादा, है ना। कितनों को ये गैमीट्स बनाना नहीं आता? देखो एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर है, एक नहीं कम से कम 2 तो आएंगे ही आएंगे, सीयूईटी व्हेन यू आर टारगेटिंग। एंड आप में से अगर कोई नीट को टारगेट कर रहा है तो एक तो मतलब रख के ही चल लो, 4 नंबर में आना ही आना है। कितनों को ये गैमीट्स बनाने नहीं आते हैं? सबको आते हैं, तो करके काहे नहीं लेके आए। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस क्रॉस खेलेंगे। कैसे क्रॉस क्रॉस खेलेंगे मैम? देखो पहला कॉम्बिनेशन हमारा क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। कौन सा फ्लावर होगा, किस टाइप का फ्लावर होगा ये आप ही ने बताना है, फटाफट बताओ। इसको थोड़ा हम इधर खिसका देते हैं, है ना, क्वेश्चन से भी मतलब नहीं है। बोलो बोलो कौन सा कॉम्बिनेशन बना ये, यहाँ लिख दूं क्या? कैपिटल टी इज फॉर टॉल, स्मॉल टी इज फॉर रेसेसिव, डॉर्फ, ठीक है। फिर है कैपिटल आर इज फॉर रेड, स्मॉल आर फॉर व्हाइट, यही होता है कॉम्बिनेशन हमारा, यस मैम। यस है ना? और जब हमारा ये वाला आता है तो हमको पिंक मिलता है, पता होगा आपको ये, है ना। चलो अब बताओ जी इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये कैसा किस टाइप का होगा? टॉल एंड रेड। टॉल एंड रेड, ठीक है मैम, टॉल एंड रेड लिख लिया हमने। हमारा पहला जो कॉम्बिनेशन बना वो है मैम टॉल और रेड का, ठीक है। अभी तक कितने आ रहे हैं, साथ में ऐसे लिखते जाओ 1। इतना टाइम लगता नहीं है क्लास सॉल्व करने में, बट तुम मैम लोग मैम हाँ मैम सॉरी, मैंने गलत आंसर दे दिया, इसका बी ऑप्शन होगा मैम, क्योंकि 1:2:1 होता है ना इनका जो रेशियो चलो होता है। चलो 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 अभी हम करते हैं। ये एक्चुअली क्या किया ना इन्होंने, दोनों चीजों को मिला दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी मिला दिया एंड लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी मिला दिया। मैम मैं बताऊँ कंफ्यूज कहाँ हुआ था, क्योंकि पी प्लांट जो होता है उसमें व्हाइट एंड वॉयलेट होता है ना, तो मेरे को लगा कि आप उसी का बता रहे हो, लेकिन ये स्नैपड्रैगन का है शायद, यस है ना। वो चीजें चल रही हैं साथ में, बिल्कुल सही पकड़े हैं अब आप अंश जी, है ना। चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या बनेगा, फटाफट करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, और ये कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा, टॉल पिंक, बिल्कुल सही जी, इसी चीज को आपको होश में भी रहना है। तो ये रहा मैम टॉल और पिंक, एक और कॉम्बिनेशन आ गया हमारे इसमें। अब ये क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, अब ये क्या बन गया, फिर से मैम टॉल और रेड, करेक्ट, +1, ठीक है। देखते जाओ, जहां पे समझ में नहीं आए यू कैन टेल मी। कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कौन सा बना, फिर से यही वाला, टॉल एंड रेड, करेक्ट। मैम पिंक बनेगा ना? बनेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी बच्चे, थैंक यू सो मच, ठीक है, टॉल एंड पिंक। आंसर में सही लिख रही हूँ, यहाँ पे गलत कर रही हूँ, टॉल एंड पिंक, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, फिर से देखो नेक्स्ट लाइन को हम व्हाइट से कर लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल आर, अब ये क्या बना, हम कैपिटल आर स्मॉल आर बना। हाँ जी होश में हो, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये हमारा मैम फिर से बन गया क्या, टॉल और ये पिंक, करेक्ट। तो ये रहा टॉल एंड पिंक, ऐड कर दिया मैम हमने। यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, करेक्ट। अब ये कैसा बना मैम कॉम्बिनेशन, ये बना मैम टॉल एंड व्हाइट, नया ऐड हो गया। ये रहा मैम टॉल एंड ये रहा मैम व्हाइट, ठीक है। कितने हैं इसके अभी तक, एक। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, अब ये क्या बना, फिर से मैम टॉल और साथ में पिंक, फिर यहाँ पे एक ऐड कर दो। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल आर, यही होगा, देखते रहना कहीं गड़बड़ ना हो जाए मैम से भी। तो ये मैम फिर से एक और व्हाइट बन गया हमारे पास, करेक्ट। बोलो बोलो, हाँ जी Yes. मैम, ठीक है। आगे, ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल आर, अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन बना, Tall and red. टॉल एंड रेड। बच्चे बोलते जाओ प्लीज, हाँ जैसे अभी बोल रहे हो ना, फटाफट से कर लेंगे हम लोग। टॉल एंड रेड, मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है, बट ये क्वेश्चन फॉर श्योर एग्जाम में आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कौन सा है, और एक बार आपने टफ सीख लिया ना तो आपके लिए इजी वाले को करना इज सुपर इजी। ये कौन सा बनेगा फिर से, पिंक, ये हो गया टॉल एंड पिंक। अब ये कौन सा है हमारा, दिस वन, स्मॉल टी कैपिटल आर, अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन बना मैम, Red. डॉट एंड रेड। ड्वार्फ
एंड रेड। Red. लो मैम, एक नया कॉम्बिनेशन, ड्वार्फ एंड रेड। कितने आए हैं अभी तक? एक। ये अब नेक्स्ट क्या बनेगा? स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये क्या बना मैम? ड्वार्फ एंड एंड पिंक। पिंक। बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, अब बची हमारी लास्ट लाइन। लास्ट क्या है हमारा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये क्या बनाएगा? टॉल एंड पिंक। अगेन टॉल एंड पिंक तो मैम हमारे पास है, ये रहा। फिर ये देखिए नेक्स्ट, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये क्या बनाया मैम? टॉल एंड साथ में व्हाइट, टॉल एंड व्हाइट, ये रहा मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये वाला स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कौन सा है कलर मैम? ड्वार्फ एंड पिंक। ड्वार्फ एंड पिंक, ये रहा मैम। और लास्ट हमारा बच्चा क्या? स्मॉल टी स्मॉल आर। अब ये क्या बनाएगा? ड्वार्फ एंड पिंक अगेन। करेक्ट? व्हाइट होगा ना? ड्वार्फ एंड व्हाइट होगा ना? बिल्कुल सही बोली लड़की, ड्वार्फ एंड व्हाइट। ठीक है, चलो जी, ये बन गया 1। अब देखो जी, कहीं पे भी हमारी कोई गलती है? कितने कॉम्बिनेशंस बन गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 टाइप के कॉम्बिनेशन बने। क्यों बना मैम? क्योंकि हमने क्या किया? दो लॉस को मिक्स कर दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है यहाँ पे और लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी है। ये तो हमने कर लिया पूरा का पूरा सॉल्व। अब हमारे पास क्या बचा है? इसका क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। अंश जी ने आंसर तो पहले ही चिपका दिया कि मैम इसका आंसर बी है। बिल्कुल सही आंसर भी है। क्या कह रहा है ये कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अंश के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या है? फर्स्ट 25% हैव रेड फ्लावर। 25% में रेड फ्लावर है। देख लो जी, यहाँ पे है मैम 4। ठीक है, 4 में ही है। ठीक है, मतलब 4 हो गए टोटल। ये अगर आपके 16 प्लांट्स हैं, 16 में से क्या बोलते हैं 4 हमारे कितने हैं? रेड। तो क्या ये 25% हो रहा है? यस मैम। समझ में आ रहा है या नहीं? पहले मुझे ये बता दो। यस मैम। 25% हो रहा है। हाँ मैम, ठीक है। फिर कह रहा है ये कि 25% है व्हाइट फ्लावर्स। अब व्हाइट फ्लावर्स देख लो, 3 ये रहे व्हाइट और ये। ठीक है मैम, ये भी ठीक है। 16 में से 4 हमारे व्हाइट हैं। हाँ मैम, बिल्कुल व्हाइट हैं। फिर कह रहे हैं कि 50% हैव पिंक फ्लावर। ऑब्वियस है भाई, जब 8 हमारे ये वाले हो गए हैं तो 50% बचे हुए हमारे पिंक ही होंगे। तो हमारा थर्ड भी सही हो गया। अब लास्ट ये क्या कह रहे हैं कि 50% प्लांट्स आर टॉल। कितने परसेंट प्लांट्स टॉल हैं? चलिए जी, आपके सामने स्क्रीन पे है, आप मुझे बताएंगे कितने परसेंट प्लांट टॉल हैं यहाँ पे? 50%। 50% अगर टॉल है तो फिर ये ऑप्शन गलत क्यों है भाई? मैम डी ऑप्शन होगा ना फिर तो। हाँ वही तो देखो ना, कैलकुलेट करो 50% है या 50% से Yes, कम है, मैम ज्यादा है? 3 ड्रॉप है 3 टॉल है, तो मैम 50-50 हो गया ना इनका तो। नहीं। ये कौन बोल रहा है? अंश बोल रहा है, राइट? यस मैम। अंश, तुमसे ये उम्मीद नहीं है मुझे। आपको मैम, पता है ना बच्चे हमें क्या करना होता है? टॉल देख रहे हो? 1 2 3, आप इसको मत कैलकुलेट करो बच्चे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 16 में से 12 प्लांट्स हमारे टॉल हैं। ओके। और ड्वार्फ कितने हैं? 1 2 3 4। ड्वार्फ कितने हुए हमारे? 4 ड्वार्फ हैं। ठीक है, 4 ड्वार्फ मतलब डी से लिख दो। ठीक है, तो अब ये Okay. इसका रेशियो क्या हो गया बच्चे? आपको सिर्फ ये कैरेक्टर्स वाले पे नहीं जाना है ना, आपको अंदर, वरना मैं पागल थी, मैं इतनी देर से 1 + 1 + 1 + कर रही हूँ। इट इज फॉर कि आपके लिए कैलकुलेशन को इजी बना रहे हैं। ठीक है, आपको ये नंबर्स काउंट करने हैं कि इन 16 में से कितने टॉल हैं। तो इसका मतलब हुआ 75% जो पॉपुलेशन है वो टॉल की है। अब आया समझ में? अभी भी नहीं आया? आ गया मैम, आ गया। चलो जी, फिर मैं अपने फोन से भी एक बार देख लूं इसे। यार तुम लोग बहुत ही गंदे बच्चे हो, तुम लोग ऐसे करके आंसर दोगे। जस्ट 1 सेकेंड, मैं फोन से लॉग इन करने का एक लास्ट बार ट्राई कर लेती हूँ। अच्छा, परसों की क्लास में आधी जनता क्यों गायब थी? 5 बच्चे नहीं कम आए थे हमारी क्लास में, क्यों जी? मजा नहीं आ रहा है क्या क्लास में? नो मैम, ऐसी बात नहीं है। तो फिर भाई सारे के सारे आया करो, क्योंकि हमारे लिए भी वही होता है ना कि पहले बच्चे ज्यादा आ गए फिर कम हो गए। ये क्वेश्चन नेटवर्क इशू था।
क्या किरण? मैम नेटवर्क इशू था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था क्लास। ओके, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया? एक बार हैंड रेज कर लो, है ना? चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एंड अब हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट, और आज के टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, बट आई विल ट्राई कि जल्दी वाइंड हो जाए। मुझे पता है तुम लोग का नेक्स्ट क्लास भी होता है फॉलोइंग ही, तो 11:20 तक या 25 तक मैं छोड़ दूंगी आपको, डोंट वरी। बट उससे पहले हमको आज भी, जैसे हमने उस दिन फटाफट किए थे ना, 50 क्वेश्चन किए थे, कभी नहीं किए इतने। क्लास भी पूरी 3 पेजेस किए, उसके बाद 50 क्वेश्चन। और आज के टॉपिक ही देख लो पहले क्या है। जैसे कहते हैं ना हम लोग शुद्ध हिंदी में, तगड़े, एकदम तगड़े वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलो जी। तो एक बार आपको क्या करना है, सिर्फ फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है, क्योंकि आपको पहले से ही सब आता है। और उसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्या कहानी है इसकी। इट वाज प्रपोज्ड इंडिपेंडेंटली बाय किसने, सूटन एंड बॉवरी। यही नाम दिए जाते हैं। हाँ मैम, यही नाम दिए जाते हैं। कब आई थी ये? 1902 में आई थी। नाम और ईयर बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए। फिर कह रहे हैं कि दे यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल। अब ये किसको लेके आ गए भाई मैदान में? ये लेके आ गए क्रोमोसोम्स के सेग्रीगेशन को मेंडेलियन के प्रिंसिपल को भी अप्लाई करते हुए। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आज की क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ भी आपको इजी वाला पोर्शन मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। हाँ, जब लास्ट में हम डिसीजेस पे आएंगे वो थोड़ा सा पोर्शन इजी लगेगा। चलिए जी, क्या कह रहे हैं ये, और इसी को इन्होंने क्या कहा था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया ना, क्रोमोसोम्स को उतार दिया मैदान में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जीन खेल रहे थे सिर्फ, बट अब इन्होंने लेके आ गए कि क्रोमोसोम्स भी जब सेग्रीगेट करते हैं, फिर उनकी जो पेयरिंग बनती है, उससे भी क्या हो रहा है, बहुत सारे जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। कैसे? देखो, ऑल्दो इनका अगर आप देखोगे ना, तो मोस्टली सारी चीजें कैसी हैं, सेम ही हैं जैसी कि मेंडल जी ने दी थी। ठीक है, बस इन्होंने थोड़े से और चीजें एडिशनल की। वही चीज है सेम, कि जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे एडवांसमेंट आता जाएगा। स्टार्टिंग जो होती है दैट इज ऑलवेज क्या, प्रिमिटिव। देखो क्या कहती है ये थ्योरी, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन उठा के चिपका देंगे एग्जाम में। ठीक है, ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मस्ट बी विद स्पर्म एंड एग। क्या ये कुछ न्यू है आपके लिए? नहीं मैम, ये तो हमको पहले से भी पता है कि ऑल सारे के सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो होते हैं, क्या कहानी चलती है इनकी, जस्ट वन सेकेंड, क्या कहानी चलती है इनकी कि 50% जो होते हैं वो हमारे मेल से आते हैं, और 50% जो होते हैं मैम वो हमारे फीमेल वाले से आते हैं। ठीक है, ये हमें पहले से भी पता है। तो मेल्स क्या स्पर्म करते हैं रिलीज, एंड फीमेल्स में क्या एग होता है, और यही आपका मिल के क्या बनाते हैं, एक 100% जाइगोट बनाते हैं, जिसमें क्या दोनों के ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 100% क्या ये जाइगोट बना रहे हैं, और वही क्या कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट ब्रिज को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पहला थ्योरी ऑफ क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का लॉ है, लॉ कह लो या स्टेटमेंट कह लो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द हेरिडिटी फैक्टर्स मस्ट बी कैरिड बाय द न्यूक्लियर मटेरियल। ऑब्वियस है भाई, क्रोमोसोम में चेंज हो रहे हैं, क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियर के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है मैम, ये भी पॉइंट हमें क्लियर है, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स लाइक मेंडेलियन एलीज। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे क्रोमोसोम हमारे, तो जैसे हमारे एलील्स आ रहे थे, हम लोगों ने कैसे पढ़ रहे थे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब कैसे आ रहे थे, पेयर्स में आ रहे थे। बट इनको भी आपको याद होगा, जब हम सेग्रीगेट कर रहे थे, जब ये गैमीट्स बना रहे थे, तब कैसा जा रहा था, सिर्फ 50%। यही पढ़ा था हमने, कैसा गया था इसमें, अगर हम स्मॉल टी वाले में ले तो सिर्फ स्मॉल टी गया था, तो वो भी क्या हो गया इसका 50%। हमने स्प्लिट कर दिया था आधा आधा, क्योंकि हमें दोनों से लेने थे, एक को हम मेल कंसिडर करते हैं, एक को फीमेल। तो वही चीज इन्होंने भी कही है कि क्रोमोसोम्स आल्सो फाउंड इन पेयर्स, क्रोमोसोम्स भी पेयर्स में ही मिलते हैं, जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं एलील्स मिल रहे थे, सेम टू सेम वैसे ही। ठीक है, 2 alleles of a gene pair are located on homologous sites on the homologous chromosome। अब ये कही इन्होंने एक अच्छी बात, क्या कहा इन्होंने कि जो 2 alleles होते हैं ना हमारे जीन पेयर के, वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, होमोलोगस साइट पे। सेम साइट होती है क्रोमोसोम्स पे ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग कि ये होमोलोगस साइट्स वगैरह क्या होती हैं, कि अगर एक पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम है ये, ठीक है, यही तो हमारा आधा हुआ, आधा क्योंकि हमें एग से भी चाहिए, आधा हमें स्पर्म से चाहिए। तो ये जब आधे हुए, तो जब ये दोबारा से जाके किसी और के साथ पेयर कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही पर्टिकुलर साइट पे आके क्या हो रही है, इनकी चीजें जो है प्रेजेंट है, होमोलोगस साइट्स हैं, सेम ही
कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर सिंगल साइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द स्पर्म एंड द एग्स हैव डिप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, सॉरी हैव, ये बात भी आपको पता है, कुछ भी बताने का इसमें कुछ तो एडिशनल नहीं है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, वरना इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैसा है, डिप्लॉयड है। बट जब हम लोग क्या बोलते हैं इनको ट्रांसफर कर रहे होते हैं, दैट मीन्स क्या, इनका जो गैमेटिक फॉर्म है, गैमीट्स जो है इनके, दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड, क्योंकि जब दो हैप्लॉइड मिलेंगे, जब दो हैप्लॉइड्स हमारे मिलेंगे और वो तभी डिप्लॉइड बनाएंगे, और अगर हमारे दोनों डिप्लॉइड मिल रहे होते तो वो जनरेशन क्या बनती, पता नहीं मैम क्या बनती, अंटशंट बनती, ठीक है, जो कि वैलिड नहीं है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट इनका कहना है कि जीन्स आर कैरीड ऑन द क्रोमोसोम्स। हाँ जी मैम, हमको पता है ये बात, ये यहाँ हमारा क्रोमोसोम, यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन दोनों जगह पे प्रेजेंट होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। होमोलोगस क्रोमोसोम स्नैप्स ड्यूरिंग मियोसिस, ये बात आपने 11th क्लास में बहुत ही अच्छे से की होगी कि यहाँ पे हमारा जो स्नैप्सिस होता है वो कहाँ पे कब हो रहा होता है, मियोसिस के टाइम पे, एंड दे गेट सेपरेटेड पास इनटू डिफरेंट सेल, और वो सेपरेट होते हैं कैसे, और डिफरेंट सेल्स में पास होते हैं। अच्छे से याद है आपको माइटोसिस मियोसिस, और यू वांट कि हम लोग एक बार उस वाले पार्ट को भी देख लें, माइटोसिस मियोसिस आपको क्लियर है या नहीं? मैम रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। रिकैप कर लेते हैं। अंश एक बार आप मुझे, और जिन बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा पढ़ने इसको मियोसिस को देखने के लिए, तो हम एक काम करेंगे, 11:15 पे अपने क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन तक भी करके खत्म कर लेंगे। मैं अपनी पास, मेरे पास ना एक स्लाइड्स बनी हुई है, हम वहां पे जाके पढ़ेंगे ना, तो वहां पे क्या होगा कि मुझे डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा, और आपको पता है माइटोसिस मियोसिस में कितने 8 के लगभग डायग्राम्स हैं। अगर मैं सारे डायग्राम बनाऊंगी तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम इस टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट उस स्लाइड पे पहुंचेंगे, हार्डली 1 मिनट लगेगा मुझे वो स्लाइड ढूंढने में। चलिए अब आ जाइए इस पे, ये क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम्स और जीन में क्या कॉमन चीजें हैं। लगभग चीजें आपको पता होंगी कि क्रोमोसोम्स में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, दोनों पेयर्स में, अभी हमने पढ़ा, और यही इसके क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की थ्योरी भी थी। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन as such that only one of each pair is transmitted। क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, है ना, और ये जब हम लोग गैमीट फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो क्या आधे आधे हो जाते हैं, क्या कहते हैं आधे आधों को, इसको तो जैसे हमने क्रोमोसोम कहा पूरे सेट को, राइट, इसको क्या कहोगे, एक को क्रोमेटिन। क्रोमैटिड बच्चे, क्रोमैटिन अलग है, क्रोमैटिन क्या है, अच्छा इनको हम कहते हैं क्रोमैटिन। जैसे कोई स्ट्रक्चर होते हैं शायद उनको क्रोमेटिन कहते हैं। कौन से स्ट्रक्चर जो थी, फाइबर जैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। बिल्कुल सही, आप ये कह सकते हो कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म, पता ना ऐसे खुचर मुचर करके पड़े होते हैं ये, यस मैम। है ना, फिर यही हमारे कैसे, जैसे जैसे हम क्या बोलते हैं माइटोसिस मियोसिस या कह लो सेल डिवीजन हमारा आगे बढ़ता है, तब हम लोग जब कौन सा फेसेस कहते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। प्रोफेज का ये कैरेक्टर है कि ये जो हमारा जो क्रोमैटिन पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं इसे, ऊपर वाला क्रोमोसोम, नीचे क्रोमैटिड, और ये हमारा मैम है क्रोमैटिन, ठीक है। तो व्हाट इज क्रोमैटिन, क्रोमैटिन मैम कुछ नहीं है बल्कि कंडेंस फॉर्म है हमारे क्रोमोसोम का, और जैसे जैसे क्या होता है हमारा ये सेल डिवीजन आगे बढ़ रहा होता है, जैसे ही हम प्रोफेज में एंटर करते हैं, सबसे पहला चेंज यही होता है कि हमारा जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होने लगता है। मतलब क्या, ऐसे मस्त धागे की तरह पड़ा होता है, जैसे वो नहीं होता है, सबकी मम्मी वो बनाती होंगी स्वेटर, तो हम लोग जब मार्केट से ऊन लेके आते हैं तो वो ऊन ऐसी ही होती है, बट मॉम्स क्या करती हैं, उसको राउंड 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 करके एक परफेक्ट गोला बना देती है ना, फिर अपना सिलाई बुनाई करती रहती हैं। तो वैसे ही हमारा ये क्रोमोसोम भी होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पड़ा रहता है, ठीक है, धागे नुमा स्ट्रक्चर के फॉर्म में पड़ा रहता है, और उसी को हम क्रोमैटिन कहते हैं। फिर जब ये कंडेंस हो जाता है ना बच्चे, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, और क्रोमोसोम हमेशा कैसे आता है, ऐसे पेयर में, है ना, और जब इन पेयर को हम आधा आधा कर देते हैं तो उसे हम क्रोमैटिड कहते हैं। पहुंच गए 11th क्लास में, फ्लैशबैक क्लियर हुआ? यस मैम। चलो जी, ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब इनका भी क्या कहानी है कि जीन्स भी आपको पता है सेग्रीगेट करते हैं, हमने सेग्रीगेट किया है, ऐसे ही तो जीन होते हैं मैम, हमने इनको क्या कर दिया, ये इधर ये इधर, ऐसे आधा आधा कर देते हैं, ठीक है मैम।
वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर, दोनों को आपस में फिर बजा के कोई मतलब नहीं रह जाता, अपना अपना जाके पेयरिंग कर रहे होते हैं। ये क्रोमेटिड अपना क्या करता है, न्यू वाला बना लेता है ना, और ये वाला अपना न्यू बना लेता है, यही करते हैं। और सेम कहानी इनके साथ भी होती है। ये क्या करते हैं कि ये भी हमारे क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। अब ये क्या करेंगे, पेयर करेंगे जो दूसरा गैमीट आया है उसके साथ, और फिर ये क्या करेंगे, अपना सेग्रीगेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स, अब ये जो जीन्स जुड़े हुए हैं वो अपना क्या करेंगे, शो करेंगे रिजल्टेंट। ठीक है, अब आ जाइए जी कि आगे कहानी क्या है इसकी, कि इट वाज डन बाय थॉमस हंट मॉर्गन। अब इनका एक्सपेरिमेंटल एनिमल क्या था, इनका एक्सपेरिमेंटल, कभी कभी ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि थॉमस हंट जो मॉर्गन है उनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म मतलब कि जिसपे उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च की थी। जैसे मेंडल ने किस पे की थी, पाइसम सटाइवम पे, वैसे ही मॉर्गन जी ने किस पे की थी, ड्रोसोफिला पे। और लगभग और जो इनका ये सब चीजें था, सेक्स लिंक डिसीज, उस पे इन्होंने जो किया था, काम किया था। और सेक्स लिंक को आप सीधे समझते हो, सेक्स लिंक्स मतलब क्या, एक्स लिंक्ड। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वाई वाला जो कहानी होती है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो हमारा मोस्टली क्या था, चलता है सेक्स लिंक वाला चल रहा है। अब आ जाइए जी कहानी इनकी पढ़ लेते हैं। अब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला क्यों सिलेक्ट किया, लगभग वही सेम रीजन जो हमारे मेंडल जी के सेम रीजन थे। पहला रीजन क्या था कि उसको हम सिंपली ग्रो कर सकते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में, लेबोरेटरी में। वही मेंडल का भी था, क्योंकि वो लेबोरेटरी कंडीशन में उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या, लाइफ साइकिल उनकी छोटी सी थी। ठीक है मैम, क्लियर हो गया ये भी। एक सिंगल मीटिंग में बहुत सारे वो लोग फ्लाइज प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, एन नंबर ऑफ फ्लाइज थे। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि अगर हमारी कोई भी मतलब जो हमको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है वो हम फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना ये बात, बोलो बोलो बोलो, या मैं ऐसे ही प्रवचन दे रही हूँ साधु जी की तरह? चलो, वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है, बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं, बट ये रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इनका जो ये था कि इन्होंने क्यों सिलेक्ट किया कि इट हैज 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच डिफर इन साइज। सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि इनके पास सिर्फ कितने थे, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो बहुत ही इजी था पढ़ने के लिए। जैसे वहां पे पी प्लांट में 7 थे। फिर क्या है, देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट एक और रीजन कि जो इसमें प्रोजेनी आई होगी, सपोज हमने कोई एक्सपेरिमेंट कुछ किया कि उनका जो कलर है या साइज ऑफ आईज जो है वो अलग अलग क्यों वेरी कर रहा है, या कलर ऑफ आईज जो है वो वेरी क्यों कर रहा है, तो आप क्लियर, और कितनों में वेरी कर रहा है, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि मेल्स जो है इनके छोटे होते हैं साइज में, और जो हमारी फीमेल्स होती है ना वो साइज में बड़ी होती है। तो आपको क्लियरली इम्पैक्ट दिख जाएगा कि जब हमने कोई भी पेरेंट्स, अगर हमने वो जीन पेरेंट्स से लिया है तो इनका प्रोजेनी पे या कह लो ऑफस्प्रिंग पे कैसा असर पड़ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ये ड्रैगन फ्लाई है उसमें क्लियरली दिख रहा है कि कौन से मेल होते हैं कौन से फीमेल, क्योंकि जो फीमेल होती हैं वो साइज में बड़ी हैं और जो मेल्स हैं उनका साइज जो है वो छोटा है। फिर क्या है, इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन व्हिच कैन बी सीन इजीली थ्रू द लो पावर माइक्रोस्कोप। आराम से आप लो पावर जो जनरल माइक्रोस्कोप होता है नॉर्मल वाले, उनसे भी आप इनके जो ये है देख सकते हैं। ठीक है, जो उनमें चेंजेस आ रहे हैं। 6 चीजें थी जिसकी वजह से उन्होंने सेलेक्ट किया, सारी की सारी याद रह जाएंगी आज की क्लास के लिए, बोलो बोलो। यस मैम। चलो, अब आ जाता है एक और बहुत ही तगड़ा टॉपिक, दैट इज योर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। बहुत ही बट यस, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके लिए थोड़े से कम इसलिए लगते हैं क्योंकि क्या है ना, क्योंकि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो है ना, जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंचोगे ना तब ये आप इसको ब्रीफली पढ़ोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रीफली। अभी एनसीईआरटी में आपकी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं दिया हुआ है, तो जितना दिया हुआ है, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उतना ही यहाँ पे अभी हम आपको पढ़वा रहे हैं। ठीक है, क्या है इनकी कहानी, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑब्जर्व्ड इन ड्रोसोफिला दैट व्हेन द 2 जीन्स इन हर डाइहाइब्रिड क्रॉस, क्या जब 2 जीन डाइहाइब्रिड क्रॉस में वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, the proportion of parental combination were much higher than the non-parental combination। क्या कह रहा है ये, इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आएंगे हमारी प्रोजेनी में, यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहे हैं ना, जब हम इनकी बात करते हैं एनिमल्स की, तो हम कैसे पढ़ते हैं, हम लोग वहां पे पी प्लांट वाले प्लांट्स की तरह नहीं करते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लिंकेज में कैसे बनते हैं, 2 टाइप के इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक होता है पेरेंटल वाला, ठीक है, और दूसरा होता है कौन सा, नॉन पेरेंटल टाइप। ठीक है, ये 2 कॉम्बिनेशन हमारे इसमें बन रहे होते हैं। अब मैम ये क्या है, ये है बच्चा जी कि अगर वो जो कैरेक्टर है
सपोज कर लो कि आपको पता है ये यूजुअली कैसे चलता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही चलता है, अभी जस्ट आपने पढ़ लिया। यहाँ पे आपने कोई एक फीचर लिख के रखा हुआ है, चलो कोई एग्जाम्पल बोलो, कौन सा फीचर है, बोलो बोलो। आई का White कलर body. कौन सा बच्चे, White body. वो तो भी एग्जाम्पल में एग्जैक्ट आएगा। सपोज हम आई का कलर ले लेते हैं, ठीक है, एक का आई का कलर हमारा क्या है, मॉम डैड का आई का कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक है, और मॉम की आई का कलर कैसा है, सपोज कर लो ब्राउन आ रहा है, ठीक है, सपोज के लिए हम कह रहे हैं ब्राउन आ रहा है। और दूसरा कैरेक्टर हम ले लेते हैं कोई, सॉरी उनकी हाइट का ले लेते हैं, ठीक है, ये ले सकते हैं। चलो कलर हेयर से कलर्स का ले लेते हैं कि मॉम का, सॉरी जो डैड के हेयर कलर है वो भी हमारे कैसे हैं, ग्रे हैं, और जो मॉम का हेयर कलर है वो हमारा क्या है, ब्लैक है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशंस कैसे होने चाहिए, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस का मतलब है कि अगर हमारी प्रोजेनी में ये वाले आएंगे, ठीक है, कि मतलब जो फर्स्ट बेबी है वो हमारा ब्लैक एंड ग्रे कर रहा है, ठीक है, ब्लैक उसके आई का कलर और ग्रे उसके हेयर्स का कलर, तो ये पेरेंटल टाइप हो गया। उसका कलर जो है ब्राउन है, आईज का कलर, और हेयर्स का कलर ब्लैक है, तो ये भी हमारा पेरेंटल टाइप। बट बीच के कॉम्बिनेशन से क्या, क्योंकि अब ये क्या करेगा कि ब्लैक जो है ना वो लेगा आई का कलर किसका, फादर से, और ब्लैक जो है वो हेयर्स का कलर लेगा मदर से। तो इज इट अ पेरेंटल कॉम्बिनेशन, क्या ये पेरेंटल टाइप है, नहीं मैम, ये क्या है, नॉन पेरेंटल टाइप है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। कॉम्बिनेशन तो ये भी बन सकता है कि ये हमारा ब्राउन है और ये वाला हमारा ग्रे है, ठीक है, ब्राउन इज फॉर आई कलर एंड ग्रे हमारा हेयर कलर, तो क्या ये भी पेरेंटल टाइप है, नहीं मैम, ये भी हमारा पेरेंटल टाइप नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉन पेरेंटल टाइप। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना ऐसा डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला, पूरी डिटेल्स दी होंगी, हो सकता है हमें अभी करने को मिल जाए, क्योंकि एक बार में ये सॉल्व नहीं होगा तो मैं आपको होमवर्क के लिए ही दे दूंगी ये वाला भी। तो आप क्या करेंगे, प्रॉपरली ना उसको आपको सिर्फ स्टडी करना है, एंड लिंकेज आप सिर्फ इसी बात से पता कर लेंगे जब आप इनको समझ लेंगे कि कौन से पेरेंटल टाइप है, कौन से नॉन पेरेंटल टाइप, और उसके बाद बस हमारा वही चीज रह जाता है रेशियो वाला, कि कितने परसेंट पेरेंटल टाइप है, कितने परसेंट नॉन पेरेंटल टाइप है, कितने परसेंट मैटरनल पेरेंटल टाइप है, और कितने जो है फादर, ठीक है। आपको बस यही चीजें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में स्टडी करनी है। अब अगला क्या आ जाता है, दूसरा एट्रीब्यूट है, दे एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि दो डिफरेंट जीन्स जो थे वो आके एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को, कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लिंकेज। अब एक चीज इसमें और भी आएगी, नहीं इस वाले पे नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे। देखो, टू डिस्क्राइब दिस physical association of genes on chromosome, the term recombination was used. अब ये क्या है recombination? To describe recombination was क्या? To describe the generation of non-parental gene. ये क्या बने? ये क्या है? ये recombinations है मैम। क्या है ये दोनों? क्या ये दोनों recombination है? बोलो बोलो बोलो, पेरेंटल टाइप, नॉन पेरेंटल टाइप। पहले मुझे ये पॉइंट क्लियर करो कि पेरेंटल टाइप और नॉन पेरेंटल टाइप आपको समझ में आया है? मैम रिपीट करते एक बार। इतने गंदे बच्चे हो तुम लोग। तुम लोग को सच में अभी तक पेरेंटल टाइप और नॉन पेरेंटल टाइप समझ में नहीं आया? मैम कितने 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 मैं गंदे। तो आ गया। चलो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। चलो अंश जी, इतनी लेट में रिप्लाई कर रहे हो आप, देखो मैम पता नहीं माइक जाम हो जाता है बीच बीच में। तो ऑन ही रखें भाई। चलो अब यहाँ से ध्यान से सुनो यार प्लीज, ठीक है। देखो दो चीजें हमें पढ़नी है, पहली पढ़नी है यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट, इस पे क्लियर करना है, और थोड़ा सा मैं स्पीडली पढ़ाऊंगी क्योंकि टाइम भी देखते जाओ ऊपर, हमें क्वेश्चंस भी करने हैं अभी। पहला जो चीज आपको समझनी है, पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल टाइप समझना है। दूसरा जो आपको चीज समझना है वो समझना है रिकॉम्बिनेशन का, कि रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ, ठीक है। देखो मैंने आपको जो चीज समझाने की कोशिश की वो ये किया कि अब मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि ये रहा हमारा मेल पेरेंट है ये, ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं किसकी, उसके आई के कलर की। क्या है ये, उसका आई का कलर है, और आई का कलर उसका कैसा है, ब्लैक, ठीक है, समझ में आने के बाद। और ये रहा हमारा मदर वाला, और इनकी आई का कलर कैसा है, ब्राउन, ठीक है, ये कैसी है, ब्राउन है। कौन है ये उनकी मॉमी है। अब दूसरा क्या है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस ही होगा। रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज हमेशा कैसे काम करते हैं, डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर्स पैरेलली रन करेंगे।
ठीक है, 2 कैरेक्टर्स को ही आप लेके चले। दूसरा हमने क्या लिया था, उनका हेयर का कलर लिया था। सपोज कर लो कि उनके पापा के बाल कैसे हैं, उनके पापा के बाल हैं ग्रे कलर के, ठीक है, वुमेन्स के अच्छे नहीं लगेंगे। और उनकी मॉम के जो हेयर्स हैं वो कैसे हैं बच्चा जी, वो हैं हमारे बरगंडी कलर ले लेते हैं, वरना हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा इधर ब्लैक ब्लैक से, है ना। बरगंडी कलर समझते हो ना, वो हल्का सा पिंक सा कलर आता है, पिंक ही ले लो यार, चलो ठीक है, उनकी मॉम बार्बी डॉल है, ठीक है, हमने ले लिया पिंक कलर। अब ये क्या है, उनके हेयर के, और ये है उनका आई का। इतना पहले बताओ मुझे, सब समझ में आया जो हमने कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए, ये हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कहानी चल रही होती है किस लेवल पे, क्रोमोसोमल लेवल पे। तो इनकी जो प्रोजेनी आएंगी ना, ठीक है, इनकी जो प्रोजेनी आ रही है, अभी के लिए हम 4 ही लेते चलते हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत सारी हो जाती है। 4 में एक तो चलो ठीक है, बिल्कुल हो सकता है अपने पापा की तरह हो, ब्लैक आई और ग्रे हेयर, इतना समझ में आ रहा है। आई वाला हम कैरेक्टर ऊपर लिख रहे हैं हर एक में, ठीक है, और ये हेयर, ब्लैक आई है, ग्रे हेयर है। एक हो सकता है कि अपनी मॉम की तरह हो बिल्कुल, ब्राउन आई और पिंक हेयर, ठीक है। तो ये कैसे कॉम्बिनेशन है हमारे, पेरेंटल। पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। और मैं कौन सा वर्ड यूज कर रही हूँ मैम, ये कॉम्बिनेशंस हैं। बट हो सकता है कि जो सेकंड बेबी हो इनका, वो कैसा हो, ब्लैक आई हो एंड पिंक हेयर हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है। हाँ मैम, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट बेबी हो सकता है उनका कैसा हो, ब्राउन आई हो और उनके हेयर जो हैं ग्रे कलर के हो। तो ये कैसे कॉम्बिनेशन हुए हमारे, क्या वो हमारे पेरेंट्स से मिल रहे हैं, कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहे हैं, इनको हम कहते हैं नॉन पेरेंटल। और दूसरी बात जो इनके बारे में कही जाती है ना, कि ये क्या है, ये कॉम्बिनेशंस नहीं है, ये रिकॉम्बिनेशंस हैं। क्या है ये, रिकॉम्बिनेशंस। अब ये बात क्लियर हुई, यस मैम। मेरे अकॉर्डिंग अब ये बात आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए थी, ठीक है। तो यहीं पे अब आपको ना 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पता चलते जाएंगे रिकॉम्बिनेशंस के बारे में। देखो, एक बात तो आपको यहाँ पे ये बात समझ के चलो कि रिकॉम्बिनेशन, साफ कर दो इसको ना, इसका कोई काम तो है नहीं। यस मैम। चलो, थोड़ा सा मुझे गंदी स्क्रीन से थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना। देखो, एक लाइन तो बच्चे आप लोग यहाँ पे अभी इस बात को बिल्कुल अच्छे से नोट बांध के रख लो कि रिकॉम्बिनेशन कभी भी पेरेंटल टाइप में नहीं देखने को मिलता। रिकॉम्बिनेशन का मतलब हुआ नई चीज का फॉर्मेशन, और नया चीज हमारे पास कहाँ बन रहा है, रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल टाइप, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन वहीं पे ज्यादा होगा जहां पे नॉन पेरेंटल जीन्स का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। पहला पॉइंट, इसको बहुत अच्छे से लिख लो, एज इट इज आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। अब आ जाइए जी नेक्स्ट, फटाफट से इस पे। अब क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या कह रहे हैं, डज लिंकेज इज अ फिनोमेना ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस इन विच जीन्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम शो देयर टेंडेंसी टू इनहेरिट। कोई न्यू बात कही है इन्होंने, नहीं जी, पुरानी ही बात कही है कि लिंकेज क्या है, कि किस तरीके के जीन्स के बीच में लिंकेज हमारा हुआ, उसी तरीके को हमने क्या करा, इनहेरिट करके वो आ गया हमारी प्रोजेनी के अंदर। हमारे कॉम्बिनेशंस बिल्कुल अलग थे और जो प्रोजेनी आई वो बिल्कुल अलग थी, नॉन पेरेंटल टाइप को भी शो कर रही थी। अब दूसरा क्या है, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम। क्या कह रहा है कि मॉर्गन ने ये बात कही कि जब जीन्स जो है ना सेम क्रोमोसोम पे भी है, ये रहा क्रोमोसोम, इसके एक लोकाई पे समझ लो ये जीन है, were grouped on same chromosome, some genes were tightly linked, some genes were what, tightly linked। अब ये tightly linked क्या है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। linkage is stronger between the two genes if the frequency of recombination is low। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बिल्कुल रटना है, हमने एक जो केस पढ़ा वो पढ़ा रिकॉम्बिनेशन के केस में कि रिकॉम्बिनेशन जो है नॉन पेरेंटल टाइप में ज्यादा होता है। दूसरी चीज जो आप पढ़ोगे कि लिंकेज इज स्ट्रॉन्गर बिटवीन टू जीन्स, लिंकेज उन दो जीन्स के बीच में स्ट्रॉन्गर होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम होगी, ठीक है। ये बात बिल्कुल रट लो। और उसी का उल्टा हमारे पास क्या है, आपको ये चीज ना ऐसे करके आप बनाओ कॉपी में अपने। पहला पॉइंट आप इसका जो लिखो कि लिंकेज जो है स्ट्रॉन्गर होगा कब, जब रिकॉम्बिनेशन कैसा होगा, लो होगा, ठीक है। और इसका उल्टा क्या है हमारा, कि लिंकेज हमारा वीक होगा अगर हमारा रिकॉम्बिनेशन कैसा है, हाई है।
समझ में आ रही है ये बात? और ये लिंकेज स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब जो जीन्स के बीच में जो लिंक है वो कैसा होगा? टाइट। और ये क्या बोलते हैं हमारा वीक कब होगा? लिंकेज लिंकेज हमारा वीक तब होगा मैम जब जो दो जीन्स हैं वो हमारे कैसे हैं? वीकली जीन्स, वीक है। इतना ही लिख पाओगे अपने एग्जाम में? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ये वाला पार्ट अब 2 बार लिख लो कि लिंकेज इज स्ट्रॉन्गर व्हेन रिकॉम्बिनेशन इज लो। मतलब क्या कि यहाँ पे लिंकेज किस में ज्यादा है? बताओ। 1 2 3 4 लिंकेज किस में होगा ज्यादा? 1 and 4. बिल्कुल सही। इसका मतलब है दिमाग में कहीं ना कहीं घुस गई ये बात कि 1 and 4 में मैम लिंकेज ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नहीं है ना। और हमारा लिंकेज वीक कब होगा? इसका वीक किस में होगा? 2 and 3 में हमारा लिंकेज जो है वो वीक होगा। बिल्कुल क्लियर है ये बात अब आपको? Yes, ma'am. थोड़ा सा ट्रिकी है बट प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, Ma'am. चलिए जी जस्ट एक चीज रुक जाइए। बिकॉज और बच्चा जी आप लोग से मेरे को ये बात पूछनी है क्योंकि अभी जो क्लास की स्ट्रेंथ है ना दैट इज ऑन द पीक। तो आप लोग क्लास में क्यों नहीं आते हो? आज 10 बच्चे क्लास में ज्यादा आए हैं, कहाँ से भटक के आए हो? यार पता चल गया था कि आज इनहेरिटेंस पढ़ना है तो क्यों बताओ जी। मुझे भी आंसर एक्चुअली देना पड़ता है ना ऊपर। यार मैम कभी ज्यादा आ जाते हैं कभी कम आ जाते हैं, क्यों भाई? देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और उनसे हमको ना जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा वाली उम्मीद भी है। एंड इस चीज का डिस्कशन मैं कल एक्चुअली स्लाइड लेके आऊंगी कि किन किन बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। तो प्लीज आप लोग क्या करो ना, क्लास में आया करो, ठीक है? 1 घंटे की क्लास होती है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग बहुत सारी करते हैं। बस अभी स्टार्ट होने वाला है 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन हमारा। ये हो गया क्लियर मैम। अब लास्ट पॉइंट एक और क्या कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक जीन इज बाय क्रॉसिंग ओवर। ये आपको पता है कि रिकॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर चल रहा है लिंक जीन्स के बीच में। ठीक है, चलो अब आ जाओ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। फटाफट से इसको खत्म करते हैं एक छोटू से एग्जांपल के साथ। पॉलीजेनिक, हाँ जी मैम आपको जीन मैपिंग के बारे में पता है? अगर आपको पता है तो बता दो एक बार थोड़ा सा। अंश उसमें पता है हमें क्या चाहिए होगा? एक्चुअली स्लाइड चाहिए होगी वो वाली। अभी अगर मैं बनाने लग बैठ जाऊंगी ना तो फिर नहीं हो पाएगा जीन मैपिंग वाला। मैम ऊपर से बता दो थोड़ा सा। एक बार इस पार्ट को कंप्लीट कर लें अंश। देखो जीन मैपिंग आप उस वाले पार्ट से तो कह रहे हो कि क्या बोलते हैं जो हम ये क्या बोलते हैं जो ये डिटेक्शन के लिए यूज होती है, मदर एंड पेरेंटल वाली। यस मैम यस, है ना? तो मैम कोई एचजीपी पे यूज हुआ था उसका। हाँ मैं समझ गई आपकी बात, कौन सा आप पूछ रहे हो। बट एक काम करना ना अंश, एक आप मुझे क्या बोलते हैं, वरना मैं इसको लिख लेती हूँ, मैं आपको कल बता दूं, क्योंकि अगर मैं ना पहले से लिख के लेके आऊंगी ना तो थोड़ा सा ज्यादा इजी रहेगा आपको समझाने के लिए भी मुझे। ओके मैम ओके। ठीक है चलो। वरना अगर एंड ऑफ द क्लास में अगर आपको केमिस्ट्री क्लास में नहीं जाना है तो थोड़ा सा रुक जाना, बिकॉज हम लोग को भी ना एक्चुअली टारगेट दिया होता है कि आपको क्या करना है, 2 चैप्टर खत्म करने ही करने हैं। अब मुझे 1 चैप्टर 2 दिन के अंदर पूरा खत्म करना है इंक्लूडिंग योर क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं आपको ये बात बता दूंगी, बट अंश एक काम करना, वरना कल आप 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना क्लास को, ठीक है? तब हम डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम। आ जाओ, अब आ जाओ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसने दिया था? गाल्टन ने दिया था, 1833 में दिया था। इसमें क्या चल रहा है? ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। पॉलीजेनिक जैसे ही मतलब हुआ, डाई हाइब्रिड क्रॉस हट गया, ट्राई हाइब्रिड से स्टार्ट हो गया कि एक से ज्यादा जीन्स अब इसमें आएंगे। अब इनके कॉम्बिनेशन को पढ़ना इज थोड़ा सा डिफिकल्ट। कैसे कि दीज ट्रेट्स आर पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक का मतलब क्या है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे जीन का नंबर कैसे बढ़ गया, डाई हाइब्रिड से ऊपर आ गया। तो क्रॉस जो पेडिग्री वाला बनाना है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम ऐसे ही नॉर्मल लिख के बनाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है। द फिनोटाइप शोज पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एलील। जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो कहाँ से पता चल रहा है कि कौन कौन से एलील्स यहाँ पे कंबाइन हुए होंगे। एंड यस दे आर ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का इसमें जो है एक इन्फ्लुएंस मतलब जो है वो चेंज कर सकता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। एज द कैरेक्टर और द फिनोटाइप कैन बी क्वांटिफाइड। क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप देख सकते हो, उनकी क्वांटिटी को काउंट कर सकते हो। ठीक है, क्वांटिफाइड मतलब उनकी क्वांटिटी को गिन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब कहानी कैसे समझनी है कि ह्यूमन कलर जो है, ह्यूमन की स्किन का कलर विच इज कॉज्ड बाय पिगमेंट मेलानिन। अब क्या कहानी है, इसको कंट्रोल करते हैं कौन? ये 3 जीन A, B एंड C। कैसे मैम? अगर हमारा कॉम्बिनेशन ये बन रहा है
तो इसका मतलब है बंदा या बंदी जो है वो कैसी होगी, बिल्कुल ही ब्लैक इन कलर। डोमिनेंट वाले कैसे हैं, प्रॉपर ब्लैक। और अगर हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बन रहा है ये वाले, तो हमारा जो बंदा या बंदी है वो कैसी है, गोरे, व्हाइट कलर के, ठीक है, लाइट इन लाइट, उनका जो पिगमेंट है दैट विल बी वेरी लाइट। अब कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे बहुत सारे बन सकते हैं, करेक्ट, माइट बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ए रह जाए, बाकी ये हो जाए, है ना, या तो ये भी हो सकता है कि ए के ये है, बाकी ये ऐसे हो जाए। कॉम्बिनेशन तो मैम ये भी बन सकता है कि ये वाला हो जाए और ये बी रह जाए, ये सी स्मॉल हो जाए। आपको पता है कि इसके कितने कॉम्बिनेशन आएंगे। अब आपको यहाँ पे स्टडी करने का या कैलकुलेट करने का तरीका कैसे है, आपको कैलकुलेट करना होता है कि हर, आपको यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे ना इसके, कि आपको एक कॉम्बिनेशन दे दिया ये, ठीक है, अब इसका आपको स्किन कलर बताना होगा और वो भी कैसे, परसेंटेज में। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे ना, इट्स वेरी इजी, कि यहाँ पे सब ये वाला जो ए वाला जीन है वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, आपको ये बात पहले से ही पता होगी कि ये वाला जो पर्टिकुलर जीन है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। सपोज कर लो कि जब ये सारे आ रहे हैं ना कॉम्बिनेशन, तो ये कितना दिखा रहा है, 6, ठीक है। अब इसको आपको पता समझ में कैसे ज्यादा आएगा, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ चुका है, बट हम लोगों ने इसको थोड़ा सा समझने के लिए क्या कर दिया ना, ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्ट किस सेंस में कर रहे हैं मैम, कि ये ना हमारा स्किन का कलर नहीं है, ये हमारे ट्री की हाइट को ले लो। पॉलीजेनिक की तो समझना है तुम्हें, ट्री की हाइट ले लो, ले सकते हो, 1 सेकेंड, यस मैम। ठीक है, ट्री की हाइट ले ली हमने। अब मैंने आपसे ये कहा है कि अगर ना ये वाले सारे जीन्स जो हमारे एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो वो जो पेड़ है वो 6 मीटर का हो रहा है, ठीक है। और जब मैम हमारे ये वाले जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो वो पेड़ हमारा 3 मीटर का बन रहा है, हो सकता है पेड़ 3 मीटर का है इसका, ठीक है। तो अब ना आपको बताना है मुझे कि अगर मैंने आपको कॉम्बिनेशन दे दिया, तो इस पेड़ की हाइट क्या होगी, बताएं जी, बोलो बोलो बोलो। कितने बच्चे तो पहले मुझे बता दो कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो एक बार हैंड रेज कर देना, 2 मिनट का आंसर है, करो अंश फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। इसको अगर आपने समझ लिया ना तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि पॉलीजेनिक क्या है। अच्छा, कितनों को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, वो भी एक बार हैंड रेज कर लो, किसी ने भी किया ना। किरण जी, इतना सिंपल से क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको बच्चे, अभी मैं आपको बता रही हूँ। किरण, मैंने क्वेश्चन जो पूछा ना कि अगर हमारे जीन्स का कॉम्बिनेशन ये है मैम, तो इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर की है, ये पेड़ की हाइट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलीजेनिक को अभी ना मुझे, मतलब मैं स्किन कलर से भी समझा सकती थी, बट मेरे को ना इतने सारे स्किन के नाम कलर के याद नहीं याद है, ठीक है, फिर मुझे वो बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, ब्राउन कलर और ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो वाले। कितनी हाइट होगी इस वाले की अंश, इतना टाइम थोड़ा लगेगा। देखो अब सुनो कहानी क्या है, कहानी यहाँ पे ये चलेगी ना बच्चे, कि आपको क्या करना है कि एक जीन, हर एक इंडिविजुअल डोमिनेंट जीन इज कंट्रीब्यूटिंग टू 1 मीटर, कह सकते हो ये बात, यस मैम। हाँ मैम बिल्कुल कह सकते हैं। बट क्या अगर डोमिनेंट जीन नहीं होगा तो वो प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी, नहीं 4.5 ऐसा। है इसका आंसर। तो इसका अभी कर रहे हैं, मैंने रैंडमली दिया था तो हम साथ नहीं करते हैं। तो अगर 1 नहीं है ना तो उसकी हाइट सिर्फ 0.5 बढ़ रही है, तो इसका मतलब है ये सारे कितने वाले हैं, 0.5 के हैं, सबके सब, है ना, ये सारे के सारे 0.5 जीन जो है 0.5 मीटर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे वर्ड यूज करोगे कि मैम ये अगर कैपिटल जीन आता तो ये हमारा कैसा है 1। अब ये ऐसा तो नहीं होगा कि ना कि डोमिनेंट है, डोमिनेंट आ गया है तो इसका कोई वैल्यू, ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, यहाँ पे पॉलीजेनिक में ये चीज नहीं आती है, ठीक है। ये बात आपको एकदम ध्यान से दिमाग में रखनी है कि पॉलीजेनिक अगर आ गया ना तो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करेगा ही वो। तो ये कितना हो गया मैम, 0.5 हो गया, ठीक है। फिर ये बी वाला कितना था, ये 1 थे, हम 2 ही ले लेते हैं एक बार में। और ये छोटू छोटू सी वाले क्या हो गए, ये फिर से 1 हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 0.5, 4.5 मीटर का पेड़ है ये। कर लोगे ये बात, यस मैम। एक और दूं मैं आपको, यस मैम। आप मुझे करके बताओ। सबसे जो मेंडल का ही ले लेते हैं, चलो, इस प्लांट की हाइट क्या होगी,
जल्दी 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 यार, क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, वरना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो बहुत ज्यादा नहीं है ना तुम्हारे इसमें, तो इस चैप्टर को ही हम अगली क्लास में चलाएं, क्योंकि अभी तुम लोग को भागना भी होगा 11:25 में केमिस्ट्री की क्लास होगी। 1 तो मैम हो गई 4.5 ईयर्स में भी 4.5 ये भी 1 और ये भी 1। क्या बात है बच्चा जी, बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए मेरे साथ रह के। ये पेड़ भी मैम हमारा 4.5 है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि कैसे हुआ, जस्ट सिंगल एक बच्चा भी हैंड रेज कर देगा तो मैं समझा दूंगी दोबारा से, बट आई वांट कि सबको समझ में आ गई हो। थैंक यू किरण, आपने रिप्लाई कर दिया, आई फील गुड। तो यही चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे ये कहानी नहीं है। थैंक यू दीपाली, अरे वाह दीपाली, पता है बहुत टाइम बाद मैंने ये वर्ड सुना, एक्चुअली आई लव दैट। मैं अपनी जब क्लास पढ़ाती हूँ ना 11th 12th वाली, शायद आप जानते होगे, नहीं आप नहीं जानते क्योंकि मैंने आपको 12th नहीं पढ़ाया, इस बार मैं भी 12th पढ़ा रही हूँ। तो जब मेरे को ना कोई बच्चा लिख के देता ना ये सीसी, तो आई लाइक लव दैट। इसका मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर की, बहुत टाइम बाद ये वर्ड मैंने एक्चुअली यूज किया। अभी क्या हो गया 12th वाले सारे बैच वो हॉश पॉश चल रहे हैं ना, कौन सा टीचर किसका है, बहुत कम पुराने बच्चे ही मिल रहे हैं। देखो इसका मतलब यहाँ पे ये कहानी आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में समझ के चलनी है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मैम ऐसा नहीं है कि अगर डोमिनेंट में आ गया है तो रिसेसिव हाइड हो जाएगा, रिसेसिव भी कंट्रीब्यूट करेगा। ये बात आपने क्वेश्चन सॉल्व करके बता दी है, तो बस ये चीज एक आप माइंड में लेके चलना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये जो दिया हुआ है मतलब इस पे इतना ज्यादा जाने की वो नहीं है कि ये एक वेरी डार्क बंदे ने गोरी बंदी से शादी कर ली तो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो बहुत सारे इंटरमीडिएट कलर्स को शो करते हैं, और उन कलर्स को हम क्या कहते हैं बच्चा जी, मुलैटो। क्या कहा जाता है, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को मुलैटो कहते हैं हम। बट आपको पता है कॉम्बिनेशंस तो और भी बनते हैं, कितने 25-27 तरीके के जीनोटाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। अब वही वाली बात है, ऐसा वाला हमें पेडिग्री बनाना पड़ेगा, बट 27 वाला बनाए कौन, या तो मैं पहले से बना के ले आती। ठीक है, ये थोड़ा सा जैसे ना पेडिग्री थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो इसीलिए मैं उस पार्ट को हम स्किप कर सकते हैं। अब आ जाओ जी, कोडोमिनेंस भी शो कर रहे थे ना, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि मैम दोनों नहीं अंश को डोमिनेंस नहीं हुआ। को डोमिनेंस का मतलब तो हुआ कि दोनों में से कोई भी किसी और को डोमिनेट नहीं करने दे रहा है। को डोमिनेंस का मतलब इसमें भी तो ऐसे हो रहा है, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डोमिनेट नहीं करना है, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वो अपना भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, साथ में बैठ के को डोमिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ कोडोमिनेंस में आधा आधा हो जाता है। समझ गई, कोडोमिनेंस में क्या है, एक अलग ही वो निकल रहा है, यहाँ पे भी अलग ही वैरायटी निकल रही है, बट दिस वैरायटी इज ड्यू टू लिटिल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कोडोमिनेंस में वो चीज नहीं है। ओके अब आ जाओ जी प्लियोट्रॉपी, और मेरे हिसाब से सेक्स डिटर्मिनेशन ही आज हो पाएगा, ये वाला पार्ट हमारा रह जाएगा यार, एक क्लास हमें और चाहिए होगी इसकी। चलो कोई बात नहीं, प्लियोट्रॉपी एक दिन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खत्म करेंगे फिर हम, और क्या। चलो प्लियोट्रॉपी क्या है, इट्स द फिनोमेना इन विच, अच्छा अगर आपको कुछ इनमें से आता है तो बता दो, मैं उसको पार्ट को छोड़ दूं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएं आज के लिए। यस मैम। सेक्स डिटरमिनेशन का सारा आता है, प्लियोट्रॉपी बता दो एक बार बस। मैम सेक्स डिटरमिनेशन तो क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, तो फिर हम सेक्स डिटरमिन, देखो भाई कोई बात में जाके बोल मत देना किसी को कि अंजलि मैम ने सेक्स डिटरमिनेशन छोड़ दिया, आप ही लोग बोल रहे हो इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, प्लियोट्रॉपी एक बार देख लेते हैं। इट इज द फिनोमेना इन विच अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मल्टीपल और मोर देन वन फेनोटाइपिक इफेक्ट। क्या कह रहा है ये कि एक जीन और वो मल्टीपल इफेक्ट दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर वाले से मिलता जुलता नहीं लग रहा है आपको, अभी वैसे ही मिलता जुलता लगेगा। अब क्या है कहानी इसकी, फिनाइल क्यूटोनूरिया, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, और आपका ये सिलेबस वाला जो है ना, मतलब इनफैक्ट हम लोग भी जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना कहीं पे भी, तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि फिनाइल क्यूटोनूरिया डिसऑर्डर जो है वो क्यों है। तो बच्चे ये एक डिसऑर्डर है, कहाँ पे हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, हमारे अमाइनो एसिड्स के लेवल पे हो रहा है। आपको पता है एक अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चल रहा है ये कि इट इज अ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग फॉर द एंजाइम फिनाइल एडेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब क्या हो रहा होता है यहाँ पे फिनाइल क्यूटोनूरिया में, कौन किसको रिप्लेस करता है, एलेनिन ग्वानिन थायरोसिन मैम, थायरोसिन। चलो गंदे लोग तुम लोग, फिनाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, फिनाइल एलानिन जो है वो वैलिन को रिप्लेस कर देता है। दोनों ही अमाइनो एसिड में, पता है ना ये बात मैम 5th प्लेस पे। बहुत जल्दी बोला किरण आपने, बिल्कुल सही बोला, बट उन्होंने 5th प्लेस पे फिनाइल एलानिन क्या कर देता है, वैलिन को रिप्लेस कर देता है। सिर्फ एक सिंपल सा इनका कोड होता है, अगर आप
कहोगे तो मैं क्या बोलते हैं आपको कोड भी इसका जो है वो बता दूंगी कि ये किसको कोड करता है। एक बार कोई देखना, आपको मिल जाएगा मैम गूगल पे बहुत इजीली। हाँ जी, लेकिन मैम जो अमीनो एसिड होता है वो तो थायरोसिन होता है ना मैम, जो रिप्लेस कर देता है उसको। नहीं बच्चे, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल मैम कीटोनूरिया में। मैम यस, फिनाइल कीटोनूरिया में मैम, वो तो मैम आप सिकल सेल एनीमिया का बता रहे हो आप ये। रुको यार, मैं खुद कंफ्यूज हो गई मुझे लगता है। हाँ जी, सॉरी 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 जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि यहाँ पे जो डिसऑर्डर होता है वो सिकल सेल एनीमिया में पहुंच गई मैं, बहुत टाइम से मैंने देखा नहीं ना उसे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मंश जी आप, सो सॉरी अबाउट दिस। कि यहाँ पे फिनाइल कीटोनूरिया जो है एक डिसऑर्डर है जो कि किस वजह से हो रहा है, म्यूटेशन हो गया है हमारे फिनाइल एलेनिन क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेज पे। मैम ये मुझे बुक खोलनी पड़ गई। और मैम ये 6th पोजीशन पर होता है। हाँ जी ठीक है, सॉरी जी, सॉरी, सो सॉरी। पोजीशन भी उस पे होता है सिकल एनीमिया में, सिकल सेल चलो एनीमिया। चलो 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 चलो, कोई नहीं, इस वाले पार्ट को हम एक बार देख लेंगे, मैं दोबारा से एक बार देख लूंगी। मैं खुद एक्चुअली कंफ्यूज हो गई इसमें, सिक्का सेल एनीमिया में घुस गई। ठीक है, कोई नहीं, ये हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, उस पे म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, वो क्या बोलते हैं आपका जो है कुछ अलग अलग इफेक्ट दिखाने लगता है। और सबसे पहला इफेक्ट कौन सा दिखाता है, शो हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, मतलब वो जो इफेक्ट दिखाता है वो हेयर्स पे और स्किन का कलर जो है ना वो चेंज होने लगता है, और साथ ही साथ मेंटल रिटार्डेशन भी। ठीक है, फिर क्या है, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन और इट्स प्रोडक्ट, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम द जीन। मतलब क्या कि वो पर्टिकुलर जीन जो है वो कौन से प्रोडक्ट को बना रहा है उस पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा जीन प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके। एंड जीन प्रोडक्ट आपके किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट आपके एंजाइम के से। मैं इसको फिर से एक बार कर लेके आ जाऊंगी। ठीक है, अब हम क्योंकि 11 बज गए हैं, अब हम आ जाते हैं फटाफट से पहले क्वेश्चन आंसर्स पे। एंड आप ही लोगों ने कहा है कि आपको ये वाला पार्ट जो है क्लियर है, दैट्स वाई हम इस वाले पार्ट पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें है भी नहीं, अगर आप कहोगे तो हम एक बार देख लेंगे, वरना फिलहाल के लिए इतना इसमें इज इनफ। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं सीधे सीधे किस पे, क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। कहां तक किए थे, पिछली बार हमने 50 क्वेश्चन किए थे ना, या 49 हो गया था ये, यहां से करना है हमें। चलो जी, थैंक यू अंश। मुझे अभी भी खुद पे हंसी आ रही है कि मैं कहाँ पे दोनों को मिक्स करके पढ़ा रही थी तुम्हें। चलो थैंक यू अंश, चाहिए होता है ऐसा कि जो करेक्ट हमें कॉल कर दे। चलो चलो चलो, पहला क्वेश्चन, या फिर एक काम करें कि ये इस टाइप वाले कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन से ही आपको होमवर्क में दे दूं। यस मैम। एज यू से, मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम मैम नहीं है। एक दो क्वेश्चन करा देना बस इनके, एक चलो दो ठीक है, पहला ही क्वेश्चन। कर, तो पहला ही कर लो। इन अ मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप ए, इसको थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं, मैं भी आपके साथ बनाती रहती हूँ। मेल क्या है, ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, मेल, ये रहा ब्लड ग्रुप क्या है उनका, ए है। फीमेल विद ब्लड ग्रुप बी, हाँ जी डी होगा। ओके, मैं भी निकाल देती हूँ। फीमेल का ब्लड ग्रुप है बी। द प्रोजेनी हैड आइदर द ब्लड ग्रुप ए बी और बी, व्हाट कुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ मेल पेरेंट, बताएं जी। इन्होंने ए को बिल्कुल हटा दिया है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, दिस। बताओ 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 फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 50। मैम डी है। अब कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है ए, फटाफट से कॉम्बिनेशन निकालो या फिर बोलो, तो फिर मैं भी आपको इसका आंसर बताऊं। मैम क्योंकि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है ना, नहीं नहीं इसीलिए। बच्चे, यहाँ पे क्लियर किया हुआ है आपको बेटा, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पे क्लियर किया है उन्होंने कि प्रोजेनी जो है ना वो ए बी और ए की ही है, सॉरी बी की ही है, ओ वाला तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं चाहिए हमें। मैम ए ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन समझे बच्चे आप? यस मैम। नहीं, Yes, एक ma'am. किसी ने भी बोला था ओ वाला कॉम्बिनेशन हमें चाहिए ही नहीं, मतलब उन्होंने बोला ही नहीं है कि हमारी प्रोजेनी में ओ भी आएगा। प्रोजेनी हमारी 50-50% है, आधी ये आधी ये। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा बच्चा जी, कॉम्बिनेशन बनेगा अगर हमने लिया है आई ए, और सपोज हमने कैपिटल आई ए ही ले लेते, ठीक है, और मॉम कैसी है उनकी, ये ले लिया। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे थे बच्चे, तो इनके सारे के सारे कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे आपके, आई ए बी। ए बी। ठीक है, आई सबका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए बी, बट हमको तो बी भी चाहिए ना, तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, बी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें गड़बड़ी किस में लानी होगी, ए में। एक
एक एक आई ओ भी चाहिए हमें। एक एक को हमने गायब कर दिया, ठीक है, रेसेसिव वाला कैरेक्टर लिया है। अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना बच्चे, तो ये बनेंगे इसके, ठीक है। अगर हम इससे आप क्रॉस कराओगे तो आप यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है, ये रहा आई ए और एक छोटू आई, यहाँ पे आई बी, यहाँ पे भी आई बी, करेक्ट, ऐसे ही बनाते हैं। फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, आई ए आई बी, ठीक है मैम, ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट भी क्या बनेगा, सेम बनेगा, है ना, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इसने क्या बोला है, आई बी और आई बना, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया बच्चे, ब्लड। और सेम ही यहाँ पे भी बनेगा, है ना, यही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। अब अगर आप इसको लेके चलते तो हमारे पास क्या हो जाता, ये एक छोटू छोटू वाले मिलके क्या बना देते हैं, ब्लड ग्रुप ओ बना देते हैं यहाँ पे। समझ रहे हो इस बात को? यस मैम। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है या अंश को ही समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे हम छोटो वाला आई ले लेते तो यहाँ पे भी छोटा आई हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, एक ओ आ जाता, और जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। मैम इसका बी है। अंश जी बड़ी जल्दी जल्दी निकाल रहे हो। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए एंड ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज बी, दिस देन प्रेडिक्ट द ब्लड ग्रुप ऑफ, क्या होगा? सारे ही बोल सकते, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि कोई भी हो सकता है, ए बी प्लस, है ना। हाँ जी बिल्कुल सही बोला बच्चे आपने, सेकंड। ये लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला कर लो, उसके बाद बाकी मैं आपको अब अगर मिले तो हम होमवर्क में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 फटाफट से देखें। तो जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ इज दिस। चलो जी बनाते जाते हैं हम भी साथ में। क्या कह रहे हैं ये कि जीनोटाइप जो है दैट इज योर आई ए एंड आई बी, और ये किसका है, हस्बैंड का है, ठीक है। वाइफ का क्या है, आई ए और ये छोटू आई, ठीक है। अमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, बताओ मैम जी। इसका डी ऑप्शन है, 4 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप। श्योर? मैम सारे डिफरेंट है। यस। और कोई नहीं बच्चा? नहीं 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 नहीं, मैम सी है, एक ए और बी है। सी 52 का करेक्ट ऑप्शन सी बच्चा इज सी। सी। 4 टाइप के तो जीनोटाइप बन सकते हैं हमारे, और 3 टाइप के हमारे फिनोटाइप बनेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाइए जी। अब हम लोग 53, ये रहा, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसकी स्क्रीन सो दैट एक बार में आज को दिख जाए। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस? इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस को कौन सा वो रिप्रेजेंट करता है, बताएं जी। डोमिनेंस करता है या नहीं करता है, करता है या नहीं करता है? मैम करता है। बिल्कुल करता है मैम, ठीक है। फिर है को डोमिनेंस करता है, यस मैम। यस मैम। कोई भी आंसर ही नहीं लिख रहे हो, मैम बी ऑप्शन है। ठीक है बिल्कुल करता है मैम, ये भी ठीक है। फिर कह रहे हैं मल्टीपल एलील्स, ये तो अभी हमने देख ही लिया पॉलीजेनिक के एग्जांपल से। क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस करता है? नो मैम। नो मैम। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कर रहा है? नो मैम। नहीं जी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 फटाफट देखो, आज भी एटलीस्ट 90 क्वेश्चंस के लगभग तक कर ले हम लोग। मैम सी है। सी है, क्या कह रहा है, व्हेन देयर आर मोर देन 2 एलील्स कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर्स, बिल्कुल सही बोला आपने। दीज जीन्स आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स, हाँ जी बिल्कुल सही जी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल होगा प्रॉपर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द, अच्छा ये वाला मैम मैंने उस दिन भी आपको मैम बोला इसका था। डी है मैम, ऑल ऑफ द, ये को डोमिनेंस में था। ओके जी ठीक है, मल्टीपल एलिज्म का ये एग्जांपल है। ओके जी। अभी के लिए हम लोग इसको कर लेते हैं, मतलब मैंने आपको टिक कर दिया बिकॉज मैंने आपको उस दिन भी बोला था ये वाला पार्ट पढ़ाना है, बट वही था कि बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं तो मैं भूल गई ये वाला पार्ट लाना, बट हम ये तब भी करेंगे, ठीक है। चलो रुको रुको, अब आ जाओ इस वाले पे। यहाँ पे हमें देखो, जो जो मैं क्वेश्चंस बोलूँ आप वो करना, और बाकी हम होमवर्क में दे देंगे, बिकॉज अभी ना अगर हम बैठा के क्रॉस करेंगे ना तो फिर वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 57, और अगर आप चाहते हो कि कोई मैं सॉल्व करूं तो वो अभी आप मुझे बता देना। चलो 57 की है। क्या है, ये है, तो इसके टाइप्स ऑफ गैमीट्स कौन से होंगे?
बिल्कुल सही बोला आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया ना सबको ये कैसे हुआ हमारा? यस मैम। चलो इसको देखें। नेक्स्ट, इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हाउ मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व? कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? 2। कोई है जो 3 4 वाला है? नहीं यार मैम कैसे बातें कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेंडस एक्सपेरिमेंट्स विद गार्डन पी राउंड सीड शेप was dominant over wrinkle, ठीक है, yellow was dominant over green, ठीक है, what was the expected phenotype of वो बच्चों वाला कॉम्बिनेशन? क्या आएगा पहला वाला फिनोटाइप हमारा? बोलो बोलो। मैम पहले वाले में तो इसका यही होगा ना कि मैम इसकी ज्योमेट्री ले लेंगे पहले। पहले हम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिनोटाइप क्या होगा इसका? हेटेरोजाइगस मैम। हेटेरोजाइगस तो होगा, वो तो मुझे भी पता है बच्चा कि ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? राउंड सीड येलो। बोलो बोलो। ऑप्शन ए। बच्चे ये सीड लिख दिया है, कॉटिलेडन लिख दिया, उससे क्यों कंफ्यूज होना है? आपको पता है ना कि इसका जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं इन वालों का, कैसी बातें कर, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो बच्चों वाले तुम लोग यार। मैं तो तुम लोग को इंटेलिजेंट बच्चे मान रही हूँ, इतना अच्छा अच्छा मार्क्स आ रहा है तुम लोग का इसमें एग्जाम में। ये कैसा वाला कॉम्बिनेशन है बच्चे? राउंड सीड है और येलो कलर का है, करेक्ट? येलो क्या है उसका? कॉटिलेडन का ही तो कलर है। और ये कैसा है? ये रिंकल्ड है मैम हमारा। और इसका शेप कैसा है? ये हमारा ग्रीन, करेक्ट? तो हमारे उसमें पहला जो क्रॉस हमने करवाया, तो पहले क्रॉस में कैसे आता है? हमें अभी गैमीट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। पहले में कौन सा आएंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही आएगा। और ये कौन से कॉम्बिनेशन को दिखाएगा? राउंड को और येलो को, यही तो दिखाएगा। क्या हो गया बच्चे लोग, इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए तुम? ये बच्चों वाले क्वेश्चन में कितनों को अभी भी समझ में नहीं आया? प्लीज एक बार हैंड रेज करो। समझ में आ गया तो बोल काहे नहीं रहे हो भाई? आ गया मैम, आ गया आ गया। हाँ ये बच्चे पहला वाला ही, पहला जो आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा हुआ है, सबसे बेसिक वाला। चलो आओ भाई गंदे बच्चों लोग, क्वेश्चन नंबर 60 भी देखो फटाफट से। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 60 में आपको अभी के लिए होमवर्क दे देती हूँ, बिकॉज इसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, प्लीज 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 इसको लिख लो अभी के लिए होमवर्क। अंश एंड ऑल कोई सॉल्व मत करिएगा अभी से। चलो इसको देखो, इन अ क्रॉस बिटवीन प्लांट्स हैविंग येलो एंड राउंड, ग्रीन एंड रिंकल, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सीड हैविंग येलो एंड ग्रीन सीड्स? ये भी आपके लिए होमवर्क ही है, ठीक है, आपने निकाल के लेके आएंगे, ठीक है। चलो ये वाला देखो, टोटल नंबर ऑफ राउंड सीड्स इन F2 जनरेशन ऑफ अ क्रॉस बिटवीन प्लांट्स हैविंग प्योर येलो राउंड एंड प्योर, ये सारे कैलकुलेशन वाले हैं, तो इसको भी आप घर से ही करके लेके आइएगा। 65 से शुरू कर दो मैम, ये सारे कैलकुलेशन वाले हैं। वही मैं भी देख रही हूँ एक बार। ये वाला तो ठीक है। द रेशियो ऑब्जर्व्ड इन डाइहाइब्रिड क्रॉस कौन सा था? फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1। The number of different genotype observed in F2 generation कितने थे? नंबर ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप्स कितने, सॉरी जीनोटाइप्स कितने थे? बस कितने जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन बन रहे थे बेटा? यार तुम लोग से ये उम्मीद नहीं है मुझे। फिनोटाइपिक तो फटाक से बता दिया, जीनोटाइप में क्या हो गया? मैंने तब भी आपसे जब पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि इसका हमें ये निकालना आना चाहिए। मैम मैम 1:2:1 into 1:2:1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हाँ आएगा। जी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभी काहे नहीं कर पा रहे हो? इसको भी निकाल के लेके आओगे आप? ओके मैम। क्या महान बच्चे हो, इतनी देर में ना कोई लिख के कर लिया होता। चलो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन। पेन उठाने का मन नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बस। ऐसे पड़े हुए देख हो गए देख के। आयुष जी आप यूं करके? मैम बेटे नई लैपटॉप पे ले रहा हूँ मैं क्लास ऐसी बात नहीं है। चलो बोल भी रहे हो कि लेट, मतलब मैम पेन उठाने का मन नहीं है। चलो मेंडल्स रिजल्ट्स ऑन इनहेरिटेंस वर्ड रीडिस्कवर्ड बाय
बिल्कुल मैम सही, ऑल ऑफ दीज। वेरी Remark and Carl Corens, ठीक है। नेक्स्ट है the literal meaning of chromosome is, मैम बी। बिल्कुल सही, colored body कहते हैं उसे हम, ठीक है। चलो अब आ जाओ जी 67 पे, जल्दी जल्दी करना है थोड़ा सा, ठीक है। मैम इसका ये है स्टूडेंट बोवरी। अंश जी ऐसे मत करो भाई, आप तो मुझे हार्ट अटैक दे दोगे। कोई और अंश जी को जो डिससपोर्ट कर रहा हो? मैम यस वन है। हाँ जी, वन ही है भाई। चलो, the chromosome as well as genes occur in pairs and two alleles of gene pair are located on, कहाँ पे होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। Homologous chromosomes. Who proposed the chromosomal theory of inheritance? स्टूडेंट बोवरी। Susan and First. Bowlby. First कहाँ से आ गया भाई? Susan and Sorry, डी Mendel, ऑप्शन, डी ऑप्शन। हाँ डी ऑप्शन। ठीक है। चलो, experimental evidences of chromosomal टीएच theory मॉर्गन। was, टीएच मॉर्गन। अंश अब आप आंसर नहीं देंगे, बाकी लोग को भी आंसर दो, आंसर दे दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश आप नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, मैम 71 ए। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, घर का नाम क्या है इसका? Fruit fly. फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई। चलो, मुझे लगा कोई तो होगा जो हाउस फ्लाई बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा था किसका, कौन सा इनकरेक्टली पेयर्ड है? मैम इसका डी है। सूडन बॉवरी ने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, हाँ मैम दिया था। वॉल्टर एंड बॉवरी ने बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन समझाया था, हाँ मैम समझाया था। मैम इसका सी है, म्यूटेशन नहीं किया था। टीएच मॉर्गन ने म्यूटेशन दिया था। नहीं नो मैम। मुझे लगा था अभी कुछ और बोल रहे थे, अब कुछ और बोल रहे हो। चलो नहीं मैम, वो मेरे को एक्स बॉडी लग रहा था, वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन। ठीक है, हैंकिंग ने बार बॉडीज दी थी, दैट इज ट्रू, ठीक है। Yes, चलो sir. जी, अब आ जाइए जी। देखो, अगर आप लोगों ने रिवाइज पार्ट नहीं भी किया होगा ना, तो बीच में आप जब क्वेश्चन आंसर्स करते हो ना, तो कुछ और चीजें भी आ जाती हैं। जैसे आपको यहाँ पे हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें नहीं पढ़ा है कि हैंकिंग वाला पार्ट, बार बॉडीज, बट किसने दी है? हैंकिंग ने। चलो, लिंक जीन्स दैट वर ऑब्जर्व्ड बाय मॉर्गन वर प्रेजेंट ऑन, कहाँ प्रेजेंट एक्स थी? क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। चलो, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन द टू जीन्स इज, क्वेश्चन नंबर 76, मैम बी। और कोई भाई? क्वेश्चन नंबर 76, मैम बी। मैम बी है, बी। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, हमने अभी जस्ट पढ़ा है। यस मैम, ठीक है। जितना दूर होंगे उतना ज्यादा लिंकेज दूर होती है। होंगे उतना ज्यादा होगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77, ये आप होमवर्क के लिए कर सकते हो, बिकॉज फिर वही कैलकुलेशन आ गई है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, बट कल आप करके लेके आएंगे। एंड प्लीज सारे बच्चे 5 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे क्लास को। Both chromosomes and gene, whether the dominant or the recessive, are transmitted from generation to generation in कौन से फॉर्म में? मैम ए। चेंज फॉर्म में होते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाले। मैम अल्टर्ड में होता है ना। अंश कैसी बातें कर रहे हो? ऑल्टर हो गए तो मतलब मेंडेलियन फैक्टर वाले जो होंगे वो ऑल्टर कैसे हो सकते हैं बच्चे? अनअल्टर्ड। अनऑल्टर्ड रहते हैं, वो चेंज नहीं होते मेंडेलियन फैक्टर वाले, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, in a test cross involving F1 dihybrid flies, more parental type offsprings were observed produced than the recombinant type, मतलब कि parental का number was higher than non-parental type। इसका मतलब क्या है? recombination कम थे और combination जो थे उनके ज्यादा। ये क्या बात को इंडिकेट करता है? क्वेश्चन नंबर 78 अच्छा क्वेश्चन है। और क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, कैसा होगा? नो मैम। उससे सोचो कि अच्छा चलो ठीक है, उल्टे से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द जीन्स आर लोकेटेड ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम, क्या ऐसा रहा होगा? नहीं मैम, होमोलोगस क्रोमोसोम तो होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम है तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम से होता है। खत्म, ठीक है। ये भी गलत हो गया मैम, ये भी गलत हो गया मैम। बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन्स। नो मैम।
ये भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि भी अगर एक कैरेक्टर हाँ है तो वो एक ही जीन से कंट्रोल हो रहा होगा। ये तो आपको पहले से ही पता है ना कि अगर टॉलनेस का कैरेक्टर है तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जीन से ही वो हो रहा होगा, है ना। अगर हमारा येलो और ग्रीन वाला है तो वो वाई जीन कैपिटल जीन और वाई स्मॉल जीन से ही कंट्रोल हो रहा होगा। तो मैम सी वाला भी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही बेकार है, और डी भी बिल्कुल बेकार है। सपोज अगर आपको आंसर्स नहीं पता है तो आप इस हिसाब से क्या कर सकते हो, नॉकआउट कहते हैं ना, वो कैंसिल करके। मियोसिस फेल होने का तो कोई रीजन नहीं है। अब क्या रीजन बचा है, द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। ये जो बात है वो लग रही है कि हाँ ये हो सकती है। अब नॉन पेरेंटल है तो ये क्या हो जाएगा कि वो आपस में कैसी हो रही होंगी, दूर दूर होंगी, टाइटली एसोसिएटेड होंगी, राइट। तभी होता है वो वाला कॉम्बिनेशन। बच्चा जी घर जाके इस लाइन की प्रैक्टिस फिर से करेंगे आप। कहाँ गया, आज की क्लास में तो किया था अभी हमने ये वाला। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन की समझ में आ गई है ना तो आप लिंकेज के सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। आई कैन गिव यू ऑन अ रिटन नोट, ठीक है। बट ये लाइन आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए, ठीक है। हमने जब ये बोला कि लिंकेज ज्यादा आया है, रिकॉम्बिनेशन लो आया है, तो इसका भी मतलब तो यही हुआ ना कहीं कि पेरेंटल वॉल ही ज्यादा है, नॉन पेरेंटल कम है। मैम हाँ जी, मैम एनसीईआरटी में इसका एक पूरा ग्राफ टाइप दे रखा है, तो मैम वो इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के बेसिस पे। अंश मैं एक बार ना आज एनसीईआरटी देख लूंगी, फिर मैं आपको कल की क्लास में बताऊं, ओके ठीक है। मैं एक बार एनसीईआरटी देख के ही बता पाऊंगी आपको। अभी मेरी एनसीईआरटी थोड़ी सी पीछे रखी हुई है। टाइम क्या हो रहा है क्लास में, और 5 मिनट में हमें खत्म भी करनी है क्योंकि तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास है, ठीक है जी। बस ये 2 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद क्योंकि आपको वो वाला देखना था माइटोसिस मियोसिस वाला, हम फटाफट वहां भागते हैं। बस आज के लिए ये 2 क्वेश्चन कर लो, 30 क्वेश्चन भी कम नहीं होते हैं करने में। चलो जी फटाफट देखो ये वाले 2 क्वेश्चन, 2 नहीं आएंगे 3 है ना ये, हाँ ये तीनों ही करने हैं हमने भी। फटाफट आंसर बताओ 79 का, कौन सा है 79 का आंसर? डी। बी, Alfred Stuyvesant. The frequency of recombination of gene pairs on the same chromosome as measure of distance between genes was explained by Alfred Stuyvesant. मैम इन्होंने तो जीन मैपिंग दी थी ना? नहीं बच्चे, एक Yes, बार ma'am. नहीं बच्चे, एक इन्होंने ये वाला भी काम किया हुआ था। चलो, what map unit is adopted in construction of gene? बताओ genetic maps, क्वेश्चन नंबर 80। फटाफट यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन, बिल्कुल सही। यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस, बिल्कुल सही बोला आपने। 100% क्रॉस तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, 50% एंड 10% भी नहीं, जस्ट 1% क्रॉस होता है। इस वाले को देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 73 को। एंड आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम पहुंचेंगे कहाँ पे, सीधे अभी आपको सेल वाला देखना था तो हम 5 मिनट में वहां पे पहुंच जाते हैं। 5 नहीं, मैम, हार्डली ये 30 सेकंड एक- लगेगा हमें। Please. क्वेश्चन नंबर 70, मम्मी ये सच में ए है। क्वेश्चन नंबर 73, Yes, मैम। व्हाई नॉट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? मैम इसमें 2 फैक्टर्स नहीं है ना, तो कुछ भी एलील का कोई सिस्टम ही नहीं है, क्रोमोसोम्स हैं। एक बार करके आना, एनसीईआरटी का ही आपका सेम टू सेम वैसा ही दिया हुआ है। दिस इज जो है आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ठीक है। चलो जी, अब हम पहुंचते हैं कहाँ पे, जो आपको पार्ट पढ़ना था। कौन सा चैप्टर का है वो? सेल डिवीजन आई गेस ना। आप लोगों को वो देखना था ना, माइटोसिस और मियोसिस वाला जो हम लोगों ने पढ़ना था थोड़ा सा, यस मैम। सेल साइकिल वाला। दिख रहा है यहाँ पे? एक बार देखना थोड़ा सा जूम करके, चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कहाँ है। सेल साइकिल मेरे पास मोस्टली 11th के ही है, बट वही ढूंढने पड़ेंगे। सेल साइकिल कहाँ गए भाई, ये रहा। देखो जी बच्चा, ये सब आपने देखना है एक बार, बट जो मैं मेन स्लाइड ये, ठीक है, ये वाला जो है एग्जैक्ट वाला है जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही थी कि एक्चुअली में क्या होता है ना। मैंने एक जगह हैंड रिटन भी किया हुआ है, नहीं मिलेगा तब हम इस पे आएंगे, बस एक बार हैंड रिटन वाले पे जाने दो।
क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आने की ना बहुत पॉसिबिलिटीज रहती है। आई नो CUET में इसका सिलेबस में नहीं ये रहा, ठीक है। ये है आपकी इसकी समरी, इसकी समरी पढ़ रहे हैं हम जी, ये मियोसिस माइटोसिस वाली, ठीक है, ये पूरे वाले की, ठीक है। इसकी हम एक बार समरी देख रहे हैं कि ये कहाँ से सेल साइकिल है वो हमारी चल रही है। देखो जी, कैसे बताऊं काम करते हैं, मैं इसको erase करूं। देखो कहानी एक्चुअली क्या चल पढ़नी होती है ना आपको बच्चा जी, वो कहानी चल रही होती है कि ये हमारा एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है। सेल जो साइकिल है वो कैसे चलती है, आपको पता है कि पर्टिकुलरली ह्यूमन की सेल साइकिल का टाइम क्या है, कितनी देर में कंप्लीट होती है ये? 24 hours. हाँ जी बेटा, थैंक यू सो मच। 24 आवर्स में। कौन सा फेस है ये? G1, राइट। ये कौन सा फेस है मैम? M फेस। ये कौन सा फेस है? G2 फेस। और ये कौन सा फेस है? सब तुम लोग पे ना भयंकर गजनी इफेक्ट आया है। ये S फेस और ये रहा मैम M फेस, ठीक है। G1 फेस, S फेस और G2 फेस के बारे में आपको पता होगा या नहीं पता होगा, आई डोंट नो, बट हम लोग का आज का अभी का जो टारगेट है 2 मिनट के अंदर का, वो है M फेस। अब M फेस को हम क्या करते हैं ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड, एक्चुअल में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। M फेस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स है जल्दी से बताना। Mitosis and interphase and हाँ जी, नहीं बच्चा, इस पूरे को जो ये पूरा ये होता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज नोन एज इंटरकाइनेफेज। इस पूरे को ही आप इंटरफेस कहते हो, Okay, ma'am. ठीक है। तो ये इंटरफेस नहीं है। M फेस को जो हम जब डिवाइड करते हैं तो एक हमारा बनता है PMAT फेस और दूसरा इज फॉलोड बाय व्हाट? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। PMAT फेस होता है और दूसरा साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। याद रखेंगे आप ये बात। अब आ जाइए जी हमारे मेन चीज की, ये PMAT फेस क्या है मैम? PMAT फेस से सबसे पहले आता है प्रोफेस, फिर आता है मेटाफेस, फिर आता है एनाफेस एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर टीलोफेस, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, ये देखो जी, जैसे मैंने आपको बताया कि M फेस हमारा कौन सा, एक माइटोसिस फेस होता है। माइटोसिस फेस के अंदर ही हमारी माइटोसिस, M फेस इज माइटोसिस फेस ओनली, इसमें ही हमारे 4 होते हैं। अब कहानी हमारी क्या चल रही होगी ना बच्चे, कि आपको क्या करना है, ये इस डायग्राम पे आओ। एक्चुअली में इस डायग्राम से पहले भी एक डायग्राम है हमारे पास, कि ये हमारा जो नहीं, ये वाला ही मेन डायग्राम है। देखो जहां जहां मैं बताऊं ना, पहले पहले आप वहीं पे देखना। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये रहा हमारा नॉर्मल सेल, दिस इज योर डायग्राम नंबर 1 अभी के लिए, ठीक है। हमारा क्या है, ये नॉर्मल ऐसे करके सेल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, दिख रहा है ना, थोड़ा सा कलर में मोटा कर देंगे। ये रहा हमारा मैम न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो ये क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, और क्रोमोसोम कैसा है बच्चा जी, ये आपका एकदम क्रोमैटिन के फॉर्म में है। अभी क्या है, इसे कहते हैं हम क्रोमैटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। और इससे देख रहे हो बाकी सारे ऑर्गेनल्स भी अटैच हुए हैं। बट जैसे ही हम प्रो फेस में एंटर करते हैं, M फेस के सबसे पहले पार्ट में क्या हुआ, सारे ऑर्गेनल क्या हो गए, गायब। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, सारे ऑर्गेनल गायब। ऊपर से नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि जो ये हमारी ये थी ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो रप्चर हो गई। देख रहे हो कहीं दिख रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको? नहीं जी। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि ये जो हमारा क्रोमैटिन था वो कंडेंस होने लगा, कॉइलिंग होने लगी उसमें। और जब जिस मोमेंट पे कॉइलिंग या कंडेंसेशन होती है ना, उसमें वो क्या बन जाते हैं, ये क्रोमोसोम का शेप ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आई ये बात? यस मैम। ये क्रोमोसोम का शेप ले लिया। अब ये किसकी कहानी थी मैम? ये थी मैम प्रोफेस की कहानी। अब टीलोफेस में क्या हो रहा है? टीलोफेस में मैम कुछ नहीं, बस ये जो हमारे क्रोमोसोम ऐसे ऐसे इधर उधर भटक रहे थे ना, आपको पता होना चाहिए ये पूरे के पूरे एक सेल में 4 हो जाते हैं, करेक्ट। और ये चारों क्या हो जाते हैं, और थोड़ी बहुत चीजें आपको ये भी याद रखनी होगी कि सेल में ये माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर भी आने लगते हैं। फिर आता है टीलोफेस की सॉरी प्रोफेस, मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होता है, मेटाफेस का जैसा नाम वैसा ही काम, कि मिडिल में आ जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। ये हमारे क्या हो गए, ये क्रोमोसोम्स हमारे यहाँ पे बीच में आ गए, दिख रहे हैं आपको? ये हमारे क्रोमोसोम्स बीच में आ गए। अब ये क्रोमोसोम्स बीच में आ गए, ये किसकी हेल्प से है? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उनको पकड़े हुए हैं। स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स को रिलीज करता है और ये इनको पकड़ के रखता है। कहां से? ये मैम जस्ट 1 सेकेंड, अगर ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है,
क्रोमोसोम्स के ऊपर यहाँ पे साइड में एक चीज होती है, क्या कहते हैं इसे? इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है? जो क्रोमोसोम्स के इस वाले सेंट्रोमेयर को पकड़ के रखी होती है, क्या कहते हैं इसे? नीटोफोर। बिल्कुल सही बच्चा, ठीक है। नीटोफोर्स या काइनेटोफोर्स, जो भी आप कहते हो, ये इन्हीं काइनेटोफोर्स से माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से माइटोटिक स्पिंडल क्या करता है? इनको पकड़ के रखता है, ये भागे ना, ठीक है। और फिर जब ये अलाइन हो जाते हैं और यहीं पे नेक्स्ट जब हम जाते हैं ना टीलोफेस में, ठीक है, पी मैट सॉरी एनाफेस में, ठीक है, जब हम एनाफेस में जाते हैं तो ये यहाँ से बस एनाफेस में कितना काम हो रहा होता है कि ये बस डिवाइड हो गए, कि ये क्रोमोसोम अब क्या बन गए हैं? क्रोमैटिड। क्या बन गए हैं? क्रोमैटिन, फिर क्रोमोसोम, फिर क्रोमैटिड। याद रखना है ये बात। और उसके बाद ये क्रोमैटिड्स क्या हो गए? एक एक एंड पे आ जाएंगे अपने प्लेट्स पे। कहाँ पे? टीलोफेस में, ठीक है। समझ में आया या उड़ गया? यस मैम, ठीक है। और इससे आप चाहे क्या बोलते हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है। ये रहा देखो, पहले बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है हमने 11th में। नहीं है, क्या बच्चे? सिलेबस में तो इंक्लूडेड नहीं है CO2 वाला। में नहीं है, बट अभी जब हम लोग जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो आपने देखा था उसमें भी आ गया था ये, ठीक है जी। अंश, आपने कौन सा काम बोला एक दिया था करने के लिए? आपको कौन सा वाला टॉपिक करना था? जीन मैपिंग। ठीक है, मैं कल जीन मैपिंग लेके आ जाऊंगी और एक आपको वो एनसीईआरटी का डायग्राम ना, ठीक है। एंड मैम वो अल्फ्रेड नहीं दिया था। ठीक है जी, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी, कोई बात नहीं, अगर आंसर दिया हुआ है तो वो गलत नहीं दिया होगा। एंड सेकंड थिंग इज कि अभी आप लोग फटाफट जाओ, तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास भी है। केमिस्ट्री की किसकी? केमिस्ट्री की है ना अभी? फिजिक्स फिजिक्स है। चलो फटाफट से भागो यहाँ से, वरना बोलोगे अंशली मैम के चक्कर में लेट हुए हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कमिंग। सारे के सारे प्लीज परसों कल भी आ जाना टाइम से। ओके मैम। बाय। बाय जी, बाय। हाँ जी रितु जी, मैं तो लिंक हर बार शेयर कर देती हूँ। मैम मैंने आपके पास एक क्वेश्चन भेजा है, उसका आंसर नहीं बताया आपने। आशिफ जी एक्चुअली पता है मैं क्या हो रहा है ना बच्चे, अच्छा ड्राइव लिंक, ओके जी ड्राइव लिंक भी भेज देंगे पीडीएफ का। मैं वैसे तुरंत के तुरंत ही अपलोड कर देती हूँ, पता नहीं आप लोग को क्यों नहीं मिलता। जस्ट 1 सेकंड दीजिए। आशिफ आप मुझे हाय बोलोगी एक बार, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस पड़े हुए, मैं कहाँ ढूंढूंगी। मेरा अगर आप व्हाट्सएप देखोगे ना ऐसे पूरा भरा पड़ा है। वरना आशिफ क्या बोलते हैं, एक बार मुझे हाय भेज दो, फिर मैं आज के अभी के अभी सॉल्व कर दूंगी, नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, बिकॉज अभी आपकी दूसरी क्लास भी स्टार्ट हो रही है। फटाफट से मुझे एक बार हाय मैसेज करो। हेलो, दो लोग कर रहे हैं हेलो मुझे। अच्छा आपने ड्राइव लिंक लिखा है, ठीक है। हाय 277 वाला नंबर है ना आपका? क्या है क्वेश्चन? if the sequence of coding strand in a DNA molecule is this, then the sequence of RNA transcribed from the template strand क्या होगा? हाँ आंसर आपने करेक्ट दिया हुआ है इसमें, क्यों होगा? अभी सॉल्व करूं आसिफ या बाद में कर लें हम? ये कल कर लें अगर आपको फिजिक्स क्लास में नहीं जाना है तो। मैम अभी कर दो, मुझे फिजिक्स क्लास में नहीं जाना। यार ऐसे मत बोलो, रिकॉर्डेड सेशन है, मार देंगे मुझे। योर स्क्रीन जस्ट 1 सेकंड। मैम वो एक्चुअली मेरी तबीयत खराब है ना, इसलिए नहीं जाना मेरे को। हाँ हाँ बच्चे कवर कर लो। चलो देखो आपका क्वेश्चन क्या है बच्चे, जो क्वेश्चन है, मैंने एक्चुअली अपना फोन ऑफ कर दिया ना, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। तो आपका क्वेश्चन है कि इसका जो डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड है, आपने वाली क्लास अटेंड की थी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आप लोग को कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ये सब क्या होते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो डीएनए मॉलिक्यूल का क्या है? 5 प्राइम ATC, फिर क्या रहा है GAT, फिर है CGA, फिर है CTG एंड 3 प्राइम, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आपको आरएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड निकालना है। आरएनए का क्या निकालना है बच्चे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब आपको पता है कि चेंजेस हमारे पास कहाँ से आएंगे इसमें, करेक्ट। आरएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड जब हम बनाएंगे तो क्या बनना चाहिए? आपको क्या लगता है कि इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? बोलो एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छा देखो, जो आपने ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा वाला मैच कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हमने पूछा किसका है? आरएनए का। तो आरएनए का मतलब क्लियरली हो गया कि जहां जहां पे ए या टी वाला है वहां पे हमारा क्या हो जाएगा?
चेंज होना है। तो आपके जो करेक्ट आंसर मतलब जो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे ना बच्चे तुरंत, तो फर्स्ट और सेकंड तो ऑप्शन तुरंत ही गड़बड़ हो गए। समझ रहे हो बच्चे इस बात को? यस मैम। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड तो हमारे तुरंत गड़बड़ हो गए। अब सेकंड वाला और थर्ड वाला ऑप्शन ये क्या कह रहा है? थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ये हमारा या तो हो सकता है यू ए जी, फिर कह रहा है सी यू ए, फिर यहाँ पे क्या सी सॉरी जी सी ए यू, फिर यहाँ पे जी यू नहीं जी ए एंड सी। या तो ऑप्शन हमारा ये बनेगा, या तो फिर आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा बन सकता है? 5 प्राइम पे ही आपका कौन सा ए यू सी, ठीक है ए यू सी, फिर कह रहा है ये आपका जी ए यू, फिर है आपका क्या जी सी जी ए एंड सी यू जी। अब करेक्ट आंसर जो आपने यहाँ पे लेबल किया हुआ है, यू आर सेइंग कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब क्यों ऐसा है, क्या लग रहा है आपको? आशिफ बताइए। मैम मेरे हिसाब से तो करेक्ट आंसर जो थर्ड है ना वो होना चाहिए। ये तो जहाँ से मैंने क्वेश्चन देखा था उसमें करेक्ट आंसर 4 लिखा था। करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग जो है मैम इसका ऑप्शन जो है थर्ड होना चाहिए था, एंड मुझे भी यही लग रहा है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट शुड बी योर थर्ड। ठीक है, अब इन्होंने फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्यों दिया हुआ है आई डोंट नो, माइट भी इन्होंने इसलिए दिया हो कि टेम्पलेट स्टैंड के लिए इन्होंने पूछ रहे हैं, बट जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका यही है। ठीक है, थर्ड ही है। थर्ड ही है ना? हाँ बच्चे थर्ड ही है इसका आंसर। ठीक है, थैंक यू मैम। यू वेलकम जी। खुशी आपको भी कुछ पूछना है बच्चे? चलिए बाय बाय आशिफ, टेक केयर।